हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू केएनएस क्लासेस और आपका हार्दिक स्वागत करते हैं अपने विक्ट्री बैच पे, जो कि अभी क्लास 10th इंग्लिश मीडियम का रन कर रहा है। और इससे पहले अपन ने केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, एसिड बेस एंड सॉल्ट, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन एंड लाइफ प्रोसेस चैप्टर को कंप्लीट किया है। और आज अपन यहाँ पे पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। और इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट चैप्टर इस वीडियो में आपके इन डिटेल में पढ़ाया जाएगा। और जैसे ये चैप्टर होता है तो बेटर रहेगा कि आप इसके असाइनमेंट है वो पूरे के पूरे जो भी असाइनमेंट आपको मिलते हैं डिस्कॉर्ड पे, ठीक है, वो आप मिलाइए। बाद में जैसे आंसर आते हैं अपने आंसर मैच कीजिए और जो आंसर आपके गलत होते हैं उसको सही कीजिए। ये चैप्टर आप पे एकदम मतलब ये है कि एकदम डिटेल में आपको ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा, एक बेटर अंडरस्टैंडिंग बनेगी, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। और डिस्कॉर्ड पे नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपन देखो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानेंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी को जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि चार्ज क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे पढ़िए चार्ज, ठीक है। चार्ज क्या होता है, तो चार्ज के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो चार्ज यहाँ पे अपने पास क्या होता है। चार्ज की डेफिनेशन ये दी जाती है कि द प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल, ठीक है, बाय विच इट अट्रैक्ट और रिपेल अदर मटेरियल, ठीक है, इज कॉल्ड चार्ज। यानी कि चार्ज अपने पास क्या होता है। चार्ज की एकदम बेसिक सी डेफिनेशन मैंने आपको यहाँ पे बता दी कि कोई भी अपने पास प्रॉपर्टी है तो उस प्रॉपर्टी की कोई भी अगर अपने पास मटेरियल है तो उस मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जिसके कारण अपने पास क्या होता है कि किसी दूसरे मटेरियल को वो क्या करे, या तो अट्रैक्ट कर ले, खींच ले, या तो रिपेल करे, उसको दूर फेंक दे, ठीक है। तो मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वह दूसरे मटेरियल को या तो अपनी तरफ खींच लेता है या तो फेंक देता है, तो उसको आप क्या बोलते हो, चार्ज, ठीक है। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, चार्ज बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट में। अब यहाँ पे देखो जैसे कि एक अर्ली एक्सपेरिमेंट हुआ था, पहले अपन उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। उस एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करते हैं कि चार्ज कैसे खोजा गया था, ठीक है। अगर आप यहाँ पे क्या करते हो कि एक ग्लास की रोड ले लो, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करनी है, एक ग्लास की रोड लेनी है और ये ग्लास की रोड को आपको क्या करना है, इसको रब करना है यानी रगड़ना है, किसके साथ, कैट्स स्किन के साथ, ठीक है। किसके साथ, कैट्स स्किन के साथ। तो यहाँ पे कुछ चार्ज डेवलप होगा, अभी के लिए मैं नहीं बता रहा कौन सा होगा, बस ऐसे मान लो कि यहाँ पे एक चार्ज डेवलप होगा। और एक आपको क्या करना है, यहाँ पे एक एबोनाइट की रोड लेनी है, ठीक है। किसकी रोड लेनी है, एक आपको एबोनाइट की रोड लेनी है। तो ये हो गई अपने पास क्या, एबोनाइट की रोड। और इस एबोनाइट की रोड को आपको क्या करना है, सिल्क के कपड़े के साथ रब करना है, ठीक है। सिल्क का क्लॉथ हो गया तो सिल्क क्लॉथ के साथ आपको क्या करना है, एबोनाइट रोड को रगड़ना है। तो इससे अपने पास क्या देखो निष्कर्ष मिलते हैं। इन्होंने देखा कि भाई अपने पास जैसे ही आप क्या करते हो, एक ग्लास रोड जो किससे अपने पास रब किया, किससे रगड़ी थी आपने, कैट्स स्किन के साथ रगड़ी थी, वैसी की वैसी सेम एक रोड आप अगर इसके पास लेके आते हो तो आप यहाँ पे देखोगे कि इस जगह पे हो रहा है क्या, रिपल्सन। क्या हो रहा है, रिपल्सन, यानी एक दूसरे को ये दूर फेंक रही है। भाई जैसे ही आपने एक छोटी सी ग्लास की रोड को लिया, ठीक है, बिल्ली के खाल से रगड़ा और बाद में आपने क्या किया, वैसी की वैसी एक और रोड लेके आ गए और दोनों को जैसे पास लाए तो दोनों एक दूसरे को रिपेल कर दिया, यानी दूर फेंक दिया थोड़ा, यानी यहाँ पे आपको रिपल्सन देखने को मिल रहा है। सेम ऐसा ही केस तब होगा जब आप क्या करते हो, किसी एबोनाइट रोड को किसी दूसरे एबोनाइट की रोड के पास लेके आते हो, ठीक है। सेम ऐसा का ऐसा आपको यहाँ पे दिखेगा। तो यहाँ की एबोनाइट रोड भी क्या होगी, रिपल्सन करेगी। समझ में आ गई बात ये। तो दोनों ही केस में आपको रिपल्सन देखने को मिल रहा है। ये फर्स्ट केस मान लेते हैं, ये सेकंड। और जब अपन ने क्या किया कि एक बिल्ली के खाल से रगड़ी गई अपने पास है एक ग्लास रोड, ठीक है, ये ग्लास रोड हो गई, और एक अपन ने यहाँ पे क्या कर दी, एबोनाइट की रोड ले ली। तो ये अपने पास क्या हो गई, एबोनाइट की रोड हो गई। तब अपन ने देखा कि ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लिया, ठीक है, एक दूसरे को क्या किया, यहाँ पे अट्रैक्ट कर लिया। तो इसका मतलब है इस मटेरियल की या इस मटेरियल की प्रॉपर्टी जिसकी वजह से इन्होंने क्या किया, रिपल्सन किया, या फिर इस मटेरियल या फिर इस मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जिससे इसने दूसरे मटेरियल को क्या किया, अट्रैक्ट किया, तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं अपने पास क्या, चार्ज बोलते हैं, ठीक है। फिर इन्होंने कहा कि भाई एक काम करते हैं, इस एक्सपेरिमेंट को देख के इन्होंने फिर बताया
कि चार्ज को अपन क्या कर देते हैं, दो भाग में बांट देते हैं। एक को हम बोल देंगे पॉजिटिव चार्ज और एक को अपन बोल देंगे निगेटिव चार्ज। ठीक है, निगेटिव चार्ज। तो ये चीज़ होगी। तो चार्ज दो प्रकार के इन्होंने कर दिए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब मैं आपको बता देता हूँ, कैट्स स्किन से रगड़ने पे इसके ऊपर जो चार्ज आता है वो आता है पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, और एबोनाइट रोड पे जब सिल्क का क्लॉथ आप रगड़ोगे तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे अपने पास पॉजिटिव चार्ज और इस जगह पे नेगेटिव चार्ज। बाद में बस नाम रखे थे, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव। और वो भी है, वो किस बेस पे रखे थे वो आपने 9th पे पढ़ चुके होंगे। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इन्होंने कहा दो प्रकार के चार्ज ले लेते हैं। ठीक है, अब इन्होंने देखो एक बात और बोली, इन्होंने कहा भाई जिसके ऊपर चार्ज नहीं होगा ना उसको अपन न्यूट्रल बोल देंगे। जिसके ऊपर चार्ज नहीं होगा उसको क्या बोल दिया इन्होंने कहा उसको हम न्यूट्रल बोल देंगे। और न्यूट्रल के अंदर क्या होता है, जितना पॉजिटिव चार्ज होता है ना उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। समझ में आ गई बात है, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज है, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो वो बॉडी न्यूट्रल बॉडी हो जाती है, यानी उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। न्यूट्रल बॉडी के ऊपर चार्ज कितना होता है, यहाँ पे अपने पास चार्ज होता है 0। ठीक है, फिर नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो इन्होंने कहा कि भाई जो लाइक चार्जेस होंगे, ठीक है, लाइक चार्जेस ये अपने पास क्या करेंगे, रिपेल टू ईच अदर, एंड अनलाइक जो चार्जेस होंगे, ठीक है, ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्ट टू ईच अदर। तो ये इन्होंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट बोल दिया कि जो सेम चार्ज होंगे वो तो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और जो सेम चार्ज नहीं होंगे, ऑपोजिट चार्ज होंगे, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे आपने देखा सेम चार्ज थे, लाइक चार्जेस हैं तो रिपल्सन होगा। यहाँ पर भी लाइक चार्जेस थे, एक जैसे चार्ज थे तो रिपल्सन, और ऑपोजिट चार्ज थे तो अट्रैक्शन होता है। समझ में आ गई। तो लाइक चार्जेस क्या करेंगे, अपने पास एक दूसरे को रिपेल, और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये आपको यहाँ पे ध्यान में होना चाहिए। अब चार्ज की अगर मैं यूनिट के बारे में अगर बात करूँ तो चार्ज की जो यूनिट होती है वो होती है अपने पास कूलाम। ठीक है, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम। जैसे कि टाइम की सेकंड होती है, स्पीड है वो मीटर पर सेकंड में अपन काउंट करते हैं, किसी लंबाई को किलोमीटर में मीटर में मेजर करते हैं, तो वैसे ही चार्ज को किस में मेजर किया जाता है, कूलाम में। ठीक है, कूलाम नाम के एक साइंटिस्ट हैं, उनके नाम पे ये रखा गया है। तो कूलाम अपने पास इसकी यूनिट होती है। ठीक है, और जो क्यू का फॉर्मूला होता है, चार्ज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है NE। ठीक है, NE, जहाँ पे क्यू क्या हो गया, चार्ज हो गया। ठीक है, N होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। E होता है अपने पास चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम। जैसे कि अगर मान लो, देखो एक इलेक्ट्रॉन पे इन्होंने कितना चार्ज बताया है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम बताया। तो दो इलेक्ट्रॉन पे कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम। अगर 3 इलेक्ट्रॉन पे देखना है तो कितना हो जाएगा, 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम। ऐसे चलते चलते मान लो आपको बोल दिया 1000 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा, तो 1000 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम। ऐसे आप करते जाओ। ठीक है, और मान लो आपको बोलते हैं कि n इलेक्ट्रॉन है, तो n इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा, n इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम। इसका मतलब जो चार्ज होता है ना, ठीक है, यहाँ से रखा गया है Q इक्वल टू NE। समझ में आ गई बात ये। तो ये चीज़ हो गई अपने पास, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, फिर आपको क्या बता दिया फॉर्मूला NE। N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन है, और इंटू में चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है। तो यहाँ से चार्ज का फॉर्मूला निकल के आता है Q इक्वल टू NE। इसका मतलब क्या हो गया, देखो जो आपको ये बताया गया है ना, Q इक्वल टू NE, इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो इसको अपन ने बोल दिया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब है चार्ज की वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है। ठीक है, इसका बोलना ये हो गया कि चार्ज इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यानी इन्होंने कहा है कि एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होगा
इनटू क्या होगा अपने पास, इंटीग्रल मल्टीपल होगा। ठीक है, इंटीग्रल मल्टीपल का क्या मतलब हो गया, 1 2 3 4 ऐसे चलता जाएगा। यानी कि आपके पास जितने भी चार्ज होंगे ना, ठीक है, जितने भी चार्ज होंगे वो उसमें क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल चलेगा, 1 2 3 4 5, यानी 1.5, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, इसका कोई अपने पास चार्ज नहीं होता। ठीक है, क्योंकि चार्ज अपने पास वही एग्जिस्ट करेंगे जिसमें ये 1 2 3 4 5 ऐसे चलना चाहिए, यानी नेचुरल नंबर होंगे। ठीक है, नेचुरल नंबर होंगे यहाँ पे, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब ऐसा कोई चार्ज नहीं होगा 7.5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, आधा इलेक्ट्रॉन, तो ऐसे कोई चार्ज अपने पास एग्जिस्ट नहीं करते। अपने पास कौन से चार्ज एग्जिस्ट करेंगे, बस एन की वैल्यू है ना भाई, अपन ने बताया ना Q इक्वल टू एन ई, एन का मान यहाँ पे नेचुरल होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे होने चाहिए, 1.5 आधा 0.7 ऐसा नहीं होने चाहिए। तो वैसे चार्ज एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो ये चार्ज की मैंने आपको पूरी की पूरी है वो हिस्ट्री बता दी है। अब अपने स्टार्ट करेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है। ठीक है, तो पहले आप ये नोट कीजिए, उसके बाद अपन चलते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है। नोट कर लीजिए। तो अब अपने आगे चलते हैं, ठीक है, और पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। देखो, इलेक्ट्रिक करंट की आपके पास यहाँ पे 2 डेफिनेशन मिलती है। ठीक है, 1 बाई 1 इसको समझते हैं। इलेक्ट्रिक करंट, देखो इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से दी जाती है कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। एक तो ये यहाँ पे आपको दी जाती है इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन, कि चार्ज की फ्लो होने की जो रेट होती है, दर होती है, उसको आप क्या बोलते हो यहाँ पे, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हो। ठीक है, देखो फिजिक्स में एक यहाँ पे चीज़ गांठ बांध के चलना, अगर आपको फॉर्मूला अगर निकालना हो ना, तो कहीं पर भी अगर द रेट ऑफ ऐसे नाम आता है, ठीक है, तो हमेशा उसके अपोन में टाइम जाएगा। भाई दर और कैसे निकाली जाती है, ठीक है, रेट अगर निकालनी होती है तो अपोन में क्या आएगा, टाइम आएगा, ये ध्यान में रखना। तो करंट को अपने पास क्या होता है, आई से डिनोट किया जाता है। ठीक है, इन्होंने कहा है द रेट ऑफ, रेट का मतलब अपोन में तो आएगा टाइम। ठीक है, और किसका अपन को रेट देखना है, चार्ज का, और चार्ज को क्यू से डिनोट करते हैं, तो आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, ये इसका हो गया फॉर्मूला। समझ में आ गई बात ये, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब अगर मैं यहाँ से बात करूँ इसकी यूनिट की, तो यूनिट क्या हो जाएगी बताओ, यूनिट यहाँ पे क्या हो जाएगी, चार्ज की होती है कूलाम, टाइम की होती है सेकेंड, तो कूलाम पर सेकेंड हो जाएगा। और जो इसकी ऐसा ही यूनिट है जो हर जगह पे यूज़ होती है वो है एम्पियर। एम्पियर भी एक साइंटिस्ट थे और उन्हीं के ही नाम पे क्या हुआ, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट रखी गई एम्पियर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब अगर मैं बात करूं तो करंट किस से मेजर होती है, ठीक है, तो करंट इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, एक इंस्ट्रूमेंट से अपने पास क्या होती है, करंट मेजर की जाती है, जिसको अपन बोलते हैं एमीटर। क्या बोलते हैं, एमीटर बोलते हैं। समझ में आ गई बात ये, तो ये चीज़ हो गई, तो एमीटर बोला जाता है उसको। और एमीटर की अगर बात करें तो एमीटर किस में कनेक्ट होता है, एंड इट इज कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, तो ये अपने पास किस में कनेक्ट होता है, सीरीज में कनेक्ट होता है। जैसे कि मान लो आपके पास ये कोई एक वायर था, ठीक है, और बीच में मान लो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एक बल्ब लगा दिया, यहाँ पे की है, और इसको मान लो मैंने क्या कर दिया है, यहाँ पे एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे अगर आपको करंट मेजर करनी है ना, तो इसी सीरीज में ही आप क्या कर लो, बीच में एमीटर लगा सकते हो। और एमीटर का जो सिंबल होता है वो ये होता है, एक राउंड सर्कल बना दो, उसके बीच में लिख दो ए। ठीक है, तो ये आपके पास क्या होता है, एमीटर होता है। तो एमीटर में, यानी कि एमीटर क्या होता है, करंट मेजर करने का डिवाइस है, और इसको सीरीज में लगाना होता है। यानी जो भी आपका क्या है यहाँ पे सर्किट बना हुआ है उसमें सीरीज में लगा दो आप। ठीक है, सीरीज का मतलब हो गया ना, एक मतलब सीरीज हो गई ऐसे लंबी या फिर सीधी आप मान सकते हो, वायरिंग हो गई, तो उसके अंदर आप बीच में कहाँ कर दो, एमीटर लगा दो, और आपके क्या आ जाएगा, करंट की रीडिंग आ जाएगी कि इस वायर में कितना करंट फ्लो कर रहा है, कितने एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। अब जैसा कि मैंने बताया आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है, अपन जानते हैं क्यू की क्या होता है, एन ई होता है। तो ये करंट का फॉर्मूला ये भी बैठता है एन ई अपॉन में टी। तो आई का एक फॉर्मूला आप ये भी यूज में ले सकते हैं। कई क्वेश्चन में आपको ये मिलेगा मिली एम्पियर। ठीक है, मिली एम्पियर जिसको एम ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, मिली एम्पियर।
तो 1 मिली एम्पियर में कितनी करंट होती है? 10⁻³ एम्पियर करंट होती है। ध्यान में रखना, आपको मिली एम्पियर करके आंसर नहीं निकालना होता, आपको एम्पियर में आंसर देना होता है। तो 1 मिली एम्पियर कितने के बराबर होती है? 10⁻³ एम्पियर। और एक होता है माइक्रो एम्पियर। तो जो माइक्रो एम्पियर होती है उसको इस सिंबल से डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻6 एम्पियर। ध्यान में रखोगे, समझ में आ गई? तो कई बार मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर में क्या होता है, न्यूमेरिकल में दिया होता है तो आपको फिर चेंज करना होता है। 1 मिली एम्पियर का मतलब हो गया 10⁻³ एम्पियर और 1 माइक्रो एम्पियर का मतलब हो गया 10⁻6 एम्पियर। ठीक है, अब आ जाओ इसकी सेकेंड डेफिनेशन की तरफ। वो क्या कहते हैं, देखो, अगर मेरे पास कोई भी एक कंडक्टर है जिसमें से करंट पास हो सकती है और इसको मैंने मान लो क्या कर दिया, सेल में कनेक्ट कर दिया। ठीक है, सेल से इसको कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ होगा इसका पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ होगा इसका नेगेटिव टर्मिनल और इसमें क्या होंगे, बटेरे इलेक्ट्रॉन होते हैं। कंडक्टर जो भी होते हैं ना, यानी मेटल, तो मेटल के पास बहुत सारे क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होंगे अपने पास, जैसे मान लो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव वाले पॉजिटिव की तरफ क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। तो अपने पास क्या होगा, ये नेगेटिव वाला पार्ट है और यहाँ पॉजिटिव है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन है वो इधर की तरफ है चलना शुरू करेंगे। समझ में आ गई बात ये? और मान लो कि अपने पास 1 मीटर स्क्वायर का ये एरिया है और बाई वायर का जो एरिया है वो 1 मीटर स्क्वायर का है, और मान लेते हैं ये 1 मीटर स्क्वायर होता है ना, इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलोगे इसको, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया मैंने क्या ले लिया, पर यूनिट में ले लिया, यानी कि 1 है, 1 मीटर स्क्वायर का एरिया ले लिया। अब ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, पॉजिटिव चार्ज की तरफ है वो अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि अनलाइक चार्जेस है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इस सिरे में से पास होगा, इसमें से, ठीक है, इसमें से क्या होगा, इस वाले सिरे से पास होगा। ठीक है, और ये पास होके क्या होंगे, अपने पास है इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करेंगे, यानी इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट का डायरेक्शन है ये। ठीक है, जिसको अपन क्या बोल देंगे, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन के फ्लो का डायरेक्शन इधर है। और करंट हमेशा क्या होती है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो ऑफ डायरेक्शन के ऑपोजिट में जाती है, यानी ऐसे जाएगी। तो यहाँ पे अपने पास ये क्या डायरेक्शन हो गया, ये हो गया डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये इलेक्ट्रिक करंट का क्या हो जाएगा, फ्लो का डायरेक्शन हो जाएगा। समझ में आ गई बात ये? तो इधर की तरफ जाएगी अपने पास करंट की डायरेक्शन और ये होगी इलेक्ट्रॉन की फ्लो की डायरेक्शन, यानी इलेक्ट्रॉन के फ्लो की जो डायरेक्शन होती है उसके अपोजिट में क्या होती है, करंट की डायरेक्शन रहती है। ये चीज़ हो गई। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स passes through unit cross sectional area in unit time is called electric current। तो एक इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन ये भी रहती है, ठीक है, कि इस यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी 1 मीटर स्क्वायर वाले एरिया में से 1 सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे, उसको भी क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक करंट बोला जाता है। समझ में आ गई बात ये? इन्होंने कहा ना कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कितने इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, पास होंगे यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया से, यानी 1 मीटर स्क्वायर के एरिया में से कितने इलेक्ट्रॉन पास हो जाएंगे, ठीक है, और इन यूनिट टाइम यानी 1 सेकेंड में, तो उसको भी क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक करंट बोला जाता है। सेम ही बोला इन्होंने भी, और कुछ नहीं बोला भाई। इनके अकॉर्डिंग आई क्या हो जाएगा, कितने इलेक्ट्रॉन पास किए, तो कितने का क्या होगा अपने पास है, NE होगा क्या, चार्ज टोटल, तो NE हो गया। और पर यूनिट की बात हो रही है यहाँ पे, तो अपने पास क्या हो जाएगा, अपने I = NE/T, और NE अपने पास क्या होता है, चार्ज, तो Q/T। तो सेम ही डेफिनेशन ये है और सेम ही ऊपर वाली है, आप जो चाहो वो यहाँ पे यूज में ले सकते हो। ये क्लियर हो गया आपके पास? ओके। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे आपको बात बताऊँ एक, तो वो हो जाएंगे सिंबल। ठीक है, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के सिंबल्स आपको ध्यान में रखनी है। जैसे कि सबसे पहला अगर मैं बात करूँ तो की या फिर स्विच। अगर की अपने पास क्या है, ओपन है, ठीक है, अगर की अपने पास या फिर स्विच ऑन पोजीशन में है, ऐसा आप बोल सकते हो, ओपन है, या फिर मान लो ऐसे बोल दिया मैंने कि स्विच मान लो ऑन पोजीशन में, तो ऑन पोजीशन में है तो सर्किट में अपन
की को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर जो स्विच होता है ऑन ऑफ वाला, ठीक है, तो ये चीज़ होगी। तो जो बटन होता है उसको अपन अगर ऑन पोजीशन में तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, या फिर कई बार इसको ऐसे भी डिनोट किया जाता है, ठीक है। और अगर वो क्या है ऑफ पोजीशन में है तो यहाँ पर क्या होता है, जो बीच में ये आपको बिंदी नज़र आ रही है वो हटा दी जाती है, तो ये ऑफ पोजीशन हो गई। या फिर इसको कई बार ऐसे भी डिनोट करते हैं। समझ में आ गई बात ये? तो एक ही बात है वो। दूसरा अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो वो हो जाएगा अपने पास सेल। सेल के लिए क्या होता है, एक बड़ी डंडी एक छोटी डंडी ऐसे रिप्रेजेंट की जाती है। बड़ी वाली डंडी पॉजिटिव टर्मिनल होती है, छोटी वाली नेगेटिव होती है। और अगर मैं बात करूँ बैटरी की, तो बैटरी में क्या होता है, बहुत सारे सेल को साथ में कनेक्ट कर दो, ठीक है, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, बैटरी हो जाएगी। बहुत सारे सेल को क्या करना है, अपन को एक साथ जोड़ना है, तो वो क्या हो जाएगा अपने पास है, बैटरी बन जाएगी, रिप्रेजेंटेड बाई बी। तीसरा अगर मैं बात करूँ तो बल्ब हो जाएगा। और बल्ब को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, बल्ब को रिप्रेजेंट किया जाता है कुछ इस टाइप से, ठीक है, कुछ इस टाइप से क्या होता है, बल्ब को रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। चौथा अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो हो जाएगा रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस भी अपन पढ़ेंगे, यानी जितने भी आपके क्या होते हैं घरों में कूलर फ्रीज, ठीक है, जितने भी आपके लगाए हुए रहते हैं इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, वो रेजिस्टेंस होते हैं। और इनको अपन क्या करते हैं, सर्किट डायग्राम में ऐसे दर्शाते हैं, ठीक है। पांचवा अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो वो हो जाएगा अपने पास फ्यूज, ठीक है। और फ्यूज के लिए ये होता है अपने पास सिंबल, ठीक है, फ्यूज के लिए ऐसा सिंबल यूज में होगा। फिर अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये हो जाएगा एमीटर। और एमीटर के लिए क्या होता है अपने पास, ये सिंबल डिनोट होता है जो कि करंट को मेज़र करता है। सातवां हो जाएगा वोल्ट मीटर। और वोल्ट मीटर वोल्टेज को मेज़र करता है, इसके बारे में भी अपन देखेंगे बाद में। तो ये हो जाएगा, इसका सिंबल ये होता है, ठीक है, वोल्टेज मेज़र करता है ये। और अगर मैं यहाँ पे आपको बात करूँ तो वायर का तो सबको पता होगा ऐसे सिंबल क्या होती है, एक लाइन बना देते हैं, ठीक है, वायर के लिए। और यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, रियोस्टेट। रियोस्टेट अपने पास क्या होता है, जिसमें से क्या होती है, करंट को अपन कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है, तो वो इंस्ट्रूमेंट रियोस्टेट होता है। रियोस्टेट के दो यहाँ पे आपको सिंबल मिलते हैं। एक सिंबल तो होता है ये जिसमें रेजिस्टेंस बना के और एक तिरछी लाइन खींच देते हैं, एरो। या फिर इसकी क्या होती है, एक ऐसे भी क्या होती है, डेनोशन होती है, ठीक है। ये एरो क्या है कि इसमें से गुजार के न होके और नीचे लगा के छोड़ देते हैं, तो ये ऐसे भी क्या होता है, रियोस्टेट है, वो रिप्रेजेंट किए जाते हैं। अगर अर्थिंग करानी होती है तो अर्थिंग के लिए ये होता है सिंबल, भाई ध्यान में रखना, ठीक है, ये अर्थिंग का सिंबल होता है, ध्यान रखो। तो ये अपने पास क्या हो गया, बहुत सारे यहाँ पे आपके दिए हुए, ये वायर का हो गया। और न्यूट्रल वायर होते हैं ना, उनके लिए क्या होता है, ऐसा सिंबल यूज में होता है। तो ये सारे सिंबल जो भी आपके सर्किट डायग्राम में काम आने वाले हैं वो सारे मैंने आपको बता दिए, ठीक है। इससे बाहर और क्या सिंबल हो सकते हैं, आपको ज़्यादा ही बता दिया वैसे मैंने। फ्यूज़ एक आपको एक्स्ट्रा बताया, न्यूट्रल वायर, वायर और अर्थिंग, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखो, बाकी है वो आपके आराम से है, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। बस इस चैप्टर में आपको इतने सिंबल ध्यान में रखने, आपका काम हो जाएगा। और ये हो गया अपने पास इलेक्ट्रिक करंट का कंसेप्ट हो गया। अब इसके जो न्यूमेरिकल होते हैं वो आप खुद से है वो ट्राई कीजिएगा, असाइनमेंट में आपको मिल जाएंगे, वरना यहाँ न्यूमेरिकल कराने लग गए तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो पहले आप ये नोट कीजिए, उसके बाद अपन चलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस की तरफ, ठीक है। तो ये नोट कीजिए, उसके बाद अपन आगे चलते हैं, कर लीजिए। तो अब अपने आगे चलते हैं और पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तरफ, ठीक है। तो देखो अपन को पढ़ना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बड़ी ही इजी डेफिनेशन आपको बताते हैं, देखो इसकी, ठीक है, थोड़ी कंसेप्चुअल है। देखो यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन होती है कि द वर्क डन इन ब्रिंगिंग एन यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट, ठीक है, अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो बड़ी ही आपके इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये। क्या बोला यहाँ पे कि द वर्क डन इन ब्रिंगिंग एन यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट
अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एक आप बात ध्यान में रखो कि जब भी क्या होता है, चार्ज रुका हुआ होता है ना, चार्ज इन रेस्ट पोजीशन, तो जब चार्ज रुका हुआ रहता है तब बनती है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है। ठीक है, अपने चारों तरफ वो एक क्या करता है, ऐसा फोर्स बना लेता है बैठा बैठा। एक कोई चार्ज मान लो रुका हुआ है तो उसके चारों तरफ क्या होगी, एक फील्ड बन जाती है। ठीक है, अगर उसके अंदर कोई दूसरा चार्ज आता है तो या तो वो उसको अट्रैक्ट कर लेता है या तो उसको रिपेल कर लेता है, तो वैसी फील्ड कहलाती है इलेक्ट्रिक फील्ड। और जब क्या होता है, चार्ज मूविंग होता है, ठीक है, चार्ज इन मूविंग पोजीशन, तो मूविंग पोजीशन में क्या होता है, जब चार्ज चल रहा होता है तब बनती है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तब क्या बनती है, मैग्नेटिक फील्ड बनती है। अब अगर इस डेफिनेशन को मैं देखो 1 बाय 1 इसके टुकड़े करके आपको समझाते हैं। मान लो मैंने यहाँ पे एक बहुत बड़ा चार्ज रख दिया जिस पे मान लो क्या है, प्लस Q चार्ज है, तो इससे क्या होगा, इधर की तरफ क्या बनती है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, क्योंकि चार्ज क्या है, रुका हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी E। समझ में आ गई बात ये चीज़ है। और यहाँ पे मान लो मेरे पास क्या है, कोई एक पॉइंट है, मान लो A पॉइंट है मेरे पास, कोई भी एक पॉइंट ले लिया, मान लो A पॉइंट, और यहाँ मान लो क्या है, इन्फिनिटी पोजीशन है। समझ में आ गई ना बात, ये क्या है, इन्फिनिटी पोजीशन है। इन्फिनिटी समझते हो ना, अनंत। इस भाई चार्ज देखो बहुत छोटे होते हैं, ठीक है, जो एटम होते हैं, ठीक है, परमाणु होते हैं, एटम होते हैं, उनके आकार के होते हैं, तो काफ़ी छोटे हो गए, तो उनके लिए 10-20 मीटर भी क्या होगी अपने पास, इन्फिनिटी हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा चार्ज रखा जिसको टेस्ट चार्ज या फिर यूनिट चार्ज बोलते हैं। समझ में आ गई बात ये। अब देखो इस चार्ज को अगर यहाँ से उठ के इस पॉइंट तक लाया जाए तो कुछ न कुछ कार्य करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। समझ में आ गई बात ये। 9th के अंदर आपने वर्क डन पढ़ा होगा। यानी कि देखो जब इस चार्ज को यहाँ आएगा तो इसको कुछ फोर्स देना पड़ेगा ना। ठीक है भाई, इसको कोई फोर्स तो खींचेगा ना, तभी तो ये आएगा इधर की तरफ, या फिर पीछे से कोई मान लो धकेल रहा होगा तो कुछ ना कुछ फोर्स तो लगेगा ही लगेगा। और इस पॉइंट से लेके यहाँ तक इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा और कुछ फोर्स लगेगी, तभी वो यहाँ आ सकता है, यानी वर्क डन हो गया। भाई वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना, तो यहाँ पे इस पे कोई फोर्स लग रही होगी, तो इस चार्ज को वहां से उठा के इस पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और चार्ज को क्या करना है, इसकी अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तो अगेंस्ट में नहीं है क्या। ठीक है भाई, ये अपने पास है क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, और अपन क्या कर रहे हैं, चार्ज को ऐसे ला रहे हैं, तो दोनों देखो एक दूसरे के अगेंस्ट में है। समझ में आ गई। तो किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन करना पड़ता है उसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। समझ में आ गई बात ये। किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से उठा के किसी पॉइंट तक लाने में अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड जितना वर्क डन करना पड़ेगा उसको बोलते हैं अपने पास क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। यही मैंने लिखा है, द वर्क डन इन ब्रिंगिंग। वर्क डन कितना करना पड़ेगा, ब्रिंगिंग मतलब लाने में, कहाँ से कहाँ, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाना है कहाँ से, इन्फिनिटी से, और कहाँ तक, किसी पॉइंट तक, और अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में। समझ में आ गई बात ये। तो इसको अपन बोलते हैं क्या, इसको अपन क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोल देंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट किया जाता है, V से। और V इक्वल टू अपने पास किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, तो उस पर जितना भी चार्ज होगा वो तो आ जाएगा नीचे, ये मैंने लिख दिया चार्ज। समझ में आ गई बात ये। और कितना वर्क डन करना पड़ेगा, वर्क डन के लिए मैंने W ले लिया, तो यहाँ से अपने पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला बन गया क्या, V इक्वल टू W/Q। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई W/Q। तो ये अपने पास V तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से डिनोट करते हैं, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। W हो गया वर्क डन, कि कितना अपने को वर्क डन करना पड़ेगा उसको इन्फिनिटी से किसी पॉइंट में पटकने में, और Q हो जाएगा चार्ज। ठीक है, और चार्ज कौन सा, ये वाला नहीं, वो वाला, यानी यूनिट वाला। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज अपने पास जो भी होगा उसका चार्ज नीचे रखा जाएगा, ये हो गया अपने पास। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो यूनिट क्या हो जाएगी, तो यूनिट की अगर मैं बात करूं तो ऊपर वर्क डन है, वर्क डन की क्या होती है अपने पास, यूनिट जूल होती है, ये आप 9th में पढ़ के आए हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जूल, और Q हो जाएगा चार्ज, जिसको अपन कुलाम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसकी यूनिट क्या हो गई, जूल पर कुलाम, और इसी का ही अपने पास है SI यूनिट जो है वो है वोल्ट। क्या होता है, वोल्ट। समझ में आ गई बात, ये वोल्ट होता है, जिसको भी V से डिनोट किया जाता है। तो ये हो गया अपने पास, जो आप बोलते हैं ना वोल्टेज, वो यही होता है। ठीक है,
अब देखो होता क्या है, आपके घरों पे इलेक्ट्रिक करंट आती है, जो इलेक्ट्रिसिटी आती है, ठीक है, वो किसी पावर हाउस से आपके घर तक आती है। तो पावर हाउस से उस चार्ज के लिए जो उस वायर में इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं, जो फ्लो कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन चार्ज है। और उस चार्ज को उस पावर हाउस से आपके घर तक आने के लिए उसके लिए तो ये इन्फिनिटी हो गया ना, ठीक है। तो वो चार्ज पावर हाउस से आपके घर तक आएगा, ठीक है, तो इन्फिनिटी डिस्टेंस होगी उनके बीच में। तो वहां से आने के लिए जितना उसको वर्क डन करना पड़ता है वो क्या होता है, वोल्टेज होता है। समझ में आ गई बात ये? तो ये चीज हो गई, तो इसको अपन बोलते हैं क्या, वोल्टेज बोलते हैं। ये चीज समझ में आ गई। और वोल्टेज मेजर करने के लिए अपने पास इंस्ट्रूमेंट है जिसको बोलते हैं वोल्ट मीटर, ठीक है। तो वोल्टेज इज मेजर्ड बाई, वोल्टेज बोल दो या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोल दो, इसके द्वारा ये मेजर होता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और वोल्टेज इज मेजर्ड बाई, किससे मेजर्ड होता है, वोल्ट मीटर से, ठीक है। और जो कि किस में कनेक्ट होता है, एंड इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो किस में ये कनेक्ट होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये कनेक्ट होता है। जैसे कि मान लो मेरे पास यहाँ पे क्या है, एक बल्ब लगा दिया, मान लो आपने यहाँ पे, ठीक है, एक यहाँ पे आपने क्या किया, बल्ब लगा दिया, और ये हो गई की, और इसको आपने यहाँ पे क्या कर दिया, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ये एक बैटरी हो गई अपने पास, ये बल्ब हो गया, ये की हो गई, ठीक है। अब मान लो मैं बोलता हूँ कि इसके अंदर कितनी करंट फ्लो हो रही है, तो मेरे को एमीटर लगा के दिखाओ। तो आप कहोगे भाई कहीं पर भी आप सीरीज में क्या कर लो, मान लो सीरीज में मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे एक एमीटर लगा दिया, तो आपको यहाँ से करंट की रीडिंग मिल जाएगी। और अगर आपको बोलते हैं कि भाई मेरे को बताओ यहाँ पे वोल्टेज कितना है, तो वोल्टेज के लिए आप क्या करोगे, आप कहोगे अच्छा वोल्टेज मेजर करना है, तो आप कहोगे एक काम करो, यहाँ पे आप क्या कर दो, पैरेलल में, ठीक है, इसके वायर के पैरेलल में, पैरेलल का मतलब क्या हो जाएगा, ये वायर जा रहा है, इसके पैरेलल में आप क्या लगा दो, एक वोल्ट मीटर लगा दो। ये आपको किसकी रीडिंग दे देगा, ये आपको रीडिंग दे देगा वोल्टेज की। यानी कि एमीटर तो लगाए जाते हैं कहाँ पे, सीरीज में, और वोल्ट मीटर कहाँ पे लगाए जाते हैं, यहाँ पे अपने पास वायर के पैरेलल में लगाया जाएगा। समझ में आ गई बात ये? तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये हो गया आपके पास क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। अब देखो इसी से मिलती जुलती एक डेफिनेशन होती है जिसको अपन बोलते हैं क्या, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब पोटेंशियल डिफरेंस की सेम ही डेफिनेशन है, जैसे कि आपके पास यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की है, एक जगह पे थोड़ा सा आपको चेंज करना है। तो इसकी होती है अपने पास क्या, कि द वर्क डन इन ब्रिंगिंग एन यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू another point against इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। बस ये हो गई आपके पास, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अपने पास क्या होता है कि द वर्क डन इन ब्रिंगिंग एन यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। यानी कि देखो यहाँ पे तो था इन्फिनिटी टू ए पॉइंट, और यहाँ क्या हो जाएगा अपने पास वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। यानी इस बार जो आपने यहाँ पे ये इन्फिनिटी लिया था ना, ये कोई ना कोई एक फिक्स पॉइंट होगा आपके पास, ठीक है। जैसे कि मैंने कर दिया बी ले लिया, तो यहाँ से अपने पास क्या होगा, इस पॉइंट से इस ए पॉइंट तक इस चार्ज को लाने में अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड जो वर्क डन करना पड़ेगा उसको अपन क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। बस एक अंतर है, यहाँ पे क्या था अपने पास इन्फिनिटी टू ए पॉइंट, और उसमें क्या है वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। यानी वहां पे तो अपने पास कोई फिक्स डिस्टेंस नहीं थी कि बी मतलब ये बी पॉइंट कहाँ पे है, ऐसे मान सकते हो कि क्यू चार्ज कहाँ पे, अपने पास कोई डिस्टेंस फिक्स नहीं थी, तो अपन ने कह दिया इन्फिनिटी। पर एक फिक्स पॉइंट हो ना आपको कि भाई इस ए पॉइंट से 10 मीटर आगे है वो पॉइंट, तब आप यहाँ पे क्या करोगे, कौन सा वर्ड यूज में करोगे, पोटेंशियल डिफरेंस। और अगर आपको नहीं पता कि चार्ज कहाँ से आ रहा है तो आप बोलोगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो कि इन्फिनिटी आप मानते हो। बस इतना ही अंतर है, इसमें इन्फिनिटी है, उसमें कोई फिक्स पॉइंट है अपने पास। तो ये चीज़ हो गई, उसको अपन क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। इसका फॉर्मूला होता है अपने पास VA माइनस VB इक्वल टू W/Q। यानी ए पॉइंट पे अपने पास जितना पोटेंशियल है माइनस बी पॉइंट पे जितना पोटेंशियल है इक्वल टू W/Q, वर्क डन अपॉन चार्ज,
ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। ये अपने पास किसका फॉर्मूला बैठ गया, पोटेंशियल डिफरेंस का। ठीक है, सेम ही इसकी भी यूनिट क्या होती है, पोटेंशियल डिफरेंस की भी वोल्टेज ही होती है, यानी वी, वोल्ट ही होगी इसकी भी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और अगर मैं आपको यहाँ पे एक बात बताऊँ तो अगर इफ़ बी पॉइंट इज एट इन्फिनिटी, अगर अपने पास बी पॉइंट ये इन्फिनिटी पे होता, ठीक है, तो अपने पास क्या होता। देखो मैं आपको यहाँ से एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ। देखो आप हायर क्लासों में पढ़ोगे कि v का एक फॉर्मूला होता है के क्यू अपॉन आर। ठीक है, r होती है डिस्टेंस, और आपने r को कहाँ पहुँचा दिया, आपने b पॉइंट को कहाँ पहुँचा दिया, इन्फिनिटी पे। तो वी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन डिस्टेंस आपने इन्फिनिटी कर दी, अपॉन में इन्फिनिटी है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा अपने पास, 0, यानी वी बी कितना हो गया, 0 हो गया। और अपने पास ये क्या हो जाएगा, अपने पास इसमें वैल्यू रख दो, तो वी ए माइनस 0 इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। और मैं बोल देता हूँ कि वी ए है, अब एक पॉइंट के लिए अलग से थोड़ी निकलोगे, तो मैंने कह दिया इसको वी बोल दो, तो वी इक्वल टू क्या हो गया, डब्ल्यू अपॉन क्यू हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। तो देखो ये और ये सेम ही नहीं आ गया क्या फॉर्मूला, ठीक है, सेम ही है ना फॉर्मूला, वी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, वी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, सेम ही फॉर्मूला है। इसका मतलब अपने पास है, बस फर्क कहाँ का है, इन्फिनिटी का। यहाँ पे तो एक फिक्स पॉइंट होता है, पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में अपने पास क्या होता है, एक फिक्स पॉइंट नहीं होता अपने पास, ठीक है, इन्फिनिटी होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये अपने पास हो गया किसका, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का अपने पास कंसेप्ट हो गया। तो अभी तक आपने कितने फॉर्मूले पढ़ लिए, एक तो चार्ज का, एक इलेक्ट्रिक करंट का, एक आपने पढ़ दिया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, और एक आपने पढ़ लिया पोटेंशियल डिफरेंस का। तो ये अपने पास क्या हो गए, अलग अलग फॉर्मूले हो गए। ठीक है, तो अभी तक अपन ने 4 फॉर्मूले पढ़े हैं, इन 4 को आप माइंड में रखो, और जितने कंसेप्ट आपको बताते चल रहे हैं वो सारे कंसेप्ट आप माइंड में रखो। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास। अब अपन चलते हैं ओम्स लॉ की तरफ। तो पहले आप इसको नोट कीजिए, उसके बाद अपन आगे चलते हैं, कर लीजिए। तो अब अपने आगे चलते हैं और पढ़ते हैं ओम्स लॉ के बारे में। ठीक है, अब देखो ओम्स लॉ को क्या कहता है और इसकी डेफिनेशन आप कैसे लिख सकते हैं। तो ओम्स लॉ ने क्या कहा, ओम्स लॉ ने कहा कि इफ़, इन्होंने कहा कि इफ़ एक्सटर्नल कंडीशन, ठीक है, एक्सटर्नल कंडीशन जैसे कि अपने पास टेम्परेचर हो गया, ठीक है, ह्यूमिडिटी हो गया, प्रेशर हो गया, तो ये सारी चीज़ें अगर अपन क्या कर दें, कांस्टेंट रख दें किसी सर्किट के लिए, समझ में आ गई ना बात। ये ओम्स लॉ ने कहा कि भाई एक पहले तो एक काम करो, मेरा लॉ पढ़ना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल कंडीशन जैसे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और प्रेशर, बाहर की जितनी भी अपने पास कंडीशन है, अगर वो अपने पास क्या होती है, स्थिर रहती है, कांस्टेंट रहती है, तब यहाँ पे अपने पास क्या होता है, तब अपने पास क्या होता है, करंट, ठीक है, करंट कह दो या सॉरी पहले आप ये कर दो, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, अक्रॉस अक्रॉस द एंड्स ऑफ वायर, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग इन इट। ठीक है, ये इनका कहना था। तो इन्होंने कहा कि जितनी भी अपने पास एक्सटर्नल कंडीशन है उनको अगर कांस्टेंट रख दिया जाए, तो अपने पास यहाँ पे मान लो ये एंड है दो, मान लो एक वायर ले लिया मैंने ए बी, तो इस वायर के अक्रॉस मान लो आपने जितने भी यहाँ पे एक्सटर्नल कंडीशन है वो कांस्टेंट कर दी, तो इन दो एंड्स के बीच में जो भी अपने पास पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो पोटेंशियल डिफरेंस अपने पास क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, जितनी इसके अंदर करंट फ्लो कर रही होगी। मान लो इसमें क्या है, पोटेंशियल जो है वो वाई अपने पास वी है, और करंट यहाँ पे क्या है, आई। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अगर ओम्स लॉ की यहाँ पे माने तो क्या हो जाएगा अपने पास वी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, आई के। ये डायरेक्टली का सिंबल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। जैसे जैसे आई की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे पोटेंशियल भी बढ़ेगा, और जैसे जैसे आई की वैल्यू कम होगी तो पोटेंशियल भी कम होगा। डायरेक्टली का मतलब ये होता है एक बढ़ाओ दूसरा भी बढ़ेगा, और एक को घटाओ तो दूसरा भी घटेगा। समझ में आ गई बात ये, तो ये चीज़ हो गई, यानी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब देखो अपन को फॉर्मूला बनाना है, तो डायरेक्टली सिंबल को तो दो यहाँ पे हटाओगे तो यहाँ पे इक्वल लगेगा, और राइट हैंड साइड में क्या होता है, एक कांस्टेंट लगाना होता है। ये देखो रूल है,
कि डायरेक्टली सिंबल को अगर हटाना है तो इक्वल लगाओ और राइट हैंड साइड में एक कांस्टेंट लगा दो। और ओम्स ने कहा कि वो कांस्टेंट मैं यूज़ में ले रहा हूँ आर, ठीक है। तो यहाँ से फॉर्मूला बन जाता है V इक्वल टू क्या, आई आर। अपने पास यहाँ पे एक फॉर्मूला बन जाएगा जहाँ पे V तो अपने पास क्या हो जाएगा, पोटेंशियल हो जाएगा, समझ में आ गई बात। ये I हो जाएगा करंट और R अपने पास क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा, समझ में आ गई। R को अपन क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। इसके बारे में भी देखेंगे क्या होता है रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई आर हो जाएगा, ये चीज़ हो गई। अब अगर मैं यहाँ पे आपके बात बताऊँ एक, तो रेजिस्टेंस R इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन आई हो जाएगा। ऐसा भी मैं लिख सकता हूँ ना भाई, R इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इसके अपॉन में आ जाएगा। तो यहाँ से अगर आपको यूनिट ऑफ R देखनी है कि R की क्या यूनिट होगी, तो R की यूनिट क्या हो जाएगी, ऊपर तो है वोल्ट और नीचे अपने पास है करंट जिसको अपन एम्पियर में लेते हैं। तो इसकी अपने पास यूनिट हो गई वोल्ट पर एम्पियर और इसी की ही ऐसा यूनिट है ओम, समझ में आ गई। ऐसा यूनिट क्या है, ओम, और ओम का सिंबल होता है अपने पास कुछ इस टाइप का, समझ में आ गई बात ये। तो ये अपने पास क्या हो गया, यहाँ पे इसकी ऐसा यूनिट हो गई, रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है अपने पास है, ओम होती है, समझ में आ गई बात ये। तो ये मैंने आपको ओम्स लॉ बता दिया। अब ओम्स लॉ का अगर एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन देखो, ठीक है, तो वो कैसे होगा देखो। अगर एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन अगर इनका देखें, किसका, ओम्स लॉ का, ऑफ ओम्स लॉ, तो इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट का वेरिफिकेशन कैसे दिया, तो वो देखो। देखो अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि एक यहाँ पे मैंने की लगा दी, ठीक है, और यहाँ पे मान लो मैंने एक बैटरी लगा दी, ठीक है, ये यहाँ पे एक बैटरी लगा दी और इसमें सीरीज में मैंने क्या कनेक्ट कर दिया, एमीटर कनेक्ट कर दिया, जो कि मेरे को क्या रीडिंग दे देगा यहाँ पे करंट की। और ये मान लो ए और ये बी आपके पास एक वायर है, समझ में आ गई, ए बी एक वायर है और इस वायर के अपने पास क्या हो जाएगा, पैरेलल में मैं क्या लगा दूंगा, वोल्ट मीटर, जो कि वोल्टेज की रीडिंग देगा मेरे को, समझ में आ गई बात ये चीज़ हो गई। और यहाँ पे अपने पास क्या कर दिया मैंने, इस वायर को यहाँ से लाके और ये मैंने यहाँ पे इसको कनेक्ट कर दिया। तो ये क्या होता है, ये रियोस्टेट होता है और रियोस्टेट का सिंबल होता है RH, समझ में आ गई। तो ये रियोस्टेट लगा दिया, ये बैटरी हो गई, ये वोल्ट मीटर, ये एमीटर हो गया, ठीक है। ये यहाँ पे की लगा दी, ये बैटरी लगा दी। तो जैसे यहाँ पे आप स्विच ऑन करोगे तो क्या हो जाएगा, करंट है वो क्या हो जाएगा, अपने पास फ्लो करेगा। तो ये करंट फ्लो कर रहा है। अब मैंने जैसा कि कहा था कि रियोस्टेट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे आप करंट को कम या ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। एक बार मान के चलो कि फर्स्ट स्टेट के अंदर अपने पास मान लो क्या है कि ये सुई है इसकी एमीटर की और ये मान लो 1 एम्पियर पे है, समझ में आ गई बात ये। और वोल्टेज की जो सुई है वो मान लो अपने पास कितने पे है, वोल्टेज की सुई भी मान लो अपने पास यहाँ पे क्या है, 1 वोल्ट पे है, समझ में आ गई बात ये। अब मान लो रियोस्टेट में एक क्या होती है, स्लाइडर होता है। तो स्लाइडर से मान लो मैंने थोड़ा सा स्लाइडर आगे किया और सेकंड स्टेट के अंदर मान लो मेरे को ये दिखा कि ये सुई पहुंच गई 2 एम्पियर पे और वोल्टेज भी यहाँ पे इन्होंने देखा कि क्या हो गया, 2 वोल्ट हो गया। फिर थर्ड स्टेट के अंदर ये देखो इन्होंने वापस क्या किया, स्लाइड को बढ़ाया। स्लाइड को बढ़ा के मान लो इन्होंने क्या कर दिया, एमीटर में इनको दिखा कि इस बार यहाँ पे रीडिंग आ गई 3 एम्पियर और वोल्टेज भी कितना बढ़ गया, 3 वोल्ट बढ़ गया। तो इन्होंने कहा भाई ये ठीक काम है, ठीक है। एम्पियर यानी करंट को बढ़ाने पे वोल्टेज भी बढ़ रहा है, करंट को बढ़ाने पे वोल्टेज भी उतना ही बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। फिर इन्होंने क्या किया, अलग अलग प्रकार के यहाँ पे क्या किए, इनकी लेंथ ऑफ वायर अलग किया, मटेरियल को चेंज किया। तो ये भी इन्होंने किया था, वो भी अपन बाद में बात करेंगे। पर इन्होंने कहा पहले क्या कि एक्सटर्नल कंडीशन कांस्टेंट होनी चाहिए। तो एक्सटर्नल कंडीशन इन्होंने यहाँ पे कांस्टेंट रखी, तो इनको ऐसी रीडिंग दिखी। तो इन्होंने कहा कि मैं एक ग्राफ बना लेता हूँ और किसके बीच में, V और I के बीच में। और ये हो गया मेरे पास 1 एम्पियर, ये 2 एम्पियर, ये 3 एम्पियर, ये हो गया 1 वोल्ट, ये 2 वोल्ट और ये 3 वोल्ट। तो जैसे ही मैंने क्या किया, करंट को 1 एम्पियर किया था तो वोल्टेज भी 1 एम्पियर हो गया, यानी कि कुछ यहाँ पे रीडिंग आ रही है। 2 एम्पियर करंट करने पे 2 वोल्टेज मेरे पास हो गया। 3 एम्पियर करंट करने पे 3 मेरे पास क्या हो गया, यहाँ पे 3 यहाँ पे क्या हो गया, वोल्टेज अपने पास आ गया। तो जब इस लाइन को अपन यहाँ पे ड्रॉ करें तो लाइन आ रही है ऐसी, ठीक है, लाइन अपने पास ऐसी आ रही है। तो अगर अपने पास लाइन ऐसी आ रही है
तो ये अपने पास क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। यानी जैसे जैसे अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पे करंट की वैल्यू बढ़ा रहे हैं वैसे वोल्टेज भी बढ़ रहा है, तब इन्होंने कह दिया कि V होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, I के। समझ में आ गई बात ये। और अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, स्लोप लूँ, ठीक है, स्लोप यानी इसके बीच का एंगल, तो ये थीटा हो गया, ठीक है, ये अपने पास क्या हो गया, थीटा। भाई ये वोल्टेज है, ये क्या है अपने पास है, करंट हो गया, ये 90 डिग्री का एंगल है। समझ में आ गई बात ये। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि बताओ टेन थीटा क्या होगा, यहाँ पे टेन थीटा क्या होगा, ठीक है। तो टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर वोल्टेज है अपॉन में बेस क्या है, आई है। ये टेन थीटा आपको क्या देता है, ये आपको स्लोप की वैल्यू देता है। स्लोप यानी होगी ढाल, कितना झुका हुआ है ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, तो स्लोप हो गया। और स्लोप अपन को क्या दे देगी, स्लोप आपको देगी रेजिस्टेंस, तो आर यहाँ पे क्या हो जाएगा, V अपॉन आई। तो टेन थीटा आपको क्या देता है, रेजिस्टेंस इक्वल टू V अपॉन आई हो गया। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा V इक्वल टू आई आर। तो ऐसे एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन आपको किया जाता है। समझ में आ गई बात ये। अगर कल को मान लो मैंने यहाँ पे क्या किया कि V और I के बीच में मान लो मैंने 3 ग्राफ बनाए ऐसे, ठीक है, 3 ग्राफ बना दिए, और 3 ग्राफ में मान लो इसका अपने पास क्या है, रेजिस्टेंस R1 है, इसका रेजिस्टेंस R2, इसका रेजिस्टेंस R3, और आपको पूछा जाए कौन सा ज़्यादा होगा और कौन सा कम होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको सेट करना हो, तो यहाँ पे आपको पता है कि स्लोप आपको क्या देती है, ढाल होती है ना, जो स्लोप थीटा एंगल, वो आपको क्या देगा यहाँ पे, वो आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रहा है। ये देखो स्लोप आपको क्या दे रही है, रेजिस्टेंस दे रही है। इसका मतलब जितनी ज़्यादा स्लोप होगी, जितनी ज़्यादा ढाल होगी, उतनी ही ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस होगा। अब ये देखो यहाँ पे ये एंगल इतना, ये एंगल और ज़्यादा, ये एंगल और ज़्यादा, यानी सबसे ज़्यादा स्लोप किसकी है, इस वाले ग्राफ की, तो इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो R3 ज़्यादा, R2 फिर कम, और सबसे कम ढाल जो अपने पास सबसे कम स्लोप आई है वो किसकी है, R1 की है। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, आपके ऑर्डर हो जाएगा। समझ में आ गई बात ये। तो ये आपको ध्यान में यहाँ पे रखना है। ये अपने पास हो गया ओम्स लॉ। अब अपन पढ़ते हैं रेजिस्टेंस क्या होता है और कौन कौन से फैक्टर रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं। तो पहले आप ये नोट कीजिए, उसके बाद अपन आगे चलते हैं। नोट कर लीजिए इसको। तो अब अपने आगे चलते हैं और पढ़ेंगे रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। जो अभी अपने पास आया था ना V इक्वल टू आई आर, तो R को अपने रेजिस्टेंस कहा था। तो रेजिस्टेंस होता क्या है, ठीक है। तो देखो रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस हो गया अपने पास ऑब्स्टेकल, ठीक है, ऑब्स्टेकल इन द पाथ ऑफ, ठीक है, करंट फ्लोइंग, यानी कि करंट फ्लोइंग के पाथ में कुछ बाधा आ जाना, ठीक है, उसको आप क्या बोलते हो, रेजिस्टेंस बोलते हो। यानी करंट फ्लो कर रही थी और कुछ बीच में ऐसा आ गया जिससे करंट है वो कम पड़ गई, ठीक है, करंट की वैल्यू कम हो गई, तो उसको आप क्या बोलते हो, रेजिस्टेंस बोलते हो, ठीक है। तो ये अपने पास हो गया, जो ऑब्स्टेकल होता है उसको रेजिस्टेंस कहा जाता है। जैसे कि अपने पास मान लो इसका कारण बताते हैं कि कैसे कम पड़ती है। अब जैसे मान लो मेरे पास ये कोई क्या है, कंडक्टर है, और इस कंडक्टर को मान लो मैंने किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, तो ये बैटरी हो गई। अब इसमें क्या होंगे अपने पास, देखो जैसे मान लो मैंने यहाँ पे क्या किया है, कॉपर का वायर उठा लिया। तो कॉपर क्या करता है आपको पता होगा, कॉपर है वो +2 में आता है और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर फेंकेगा। अब ये जो +2 है इसको बोलते हैं अपने पास क्या, करनाल बोलते हैं। समझ में आ गई बात है, इसको अपन क्या बोलते हैं, करनाल बोलते हैं। तो ये करनाल होते हैं ना, इसको डिनोट कर रहा हूँ मैं ऐसे, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होंगे, ये अपने पास क्या होंगे, करनाल होंगे। तो ये चीज़ हो गई, तो ऐसे क्या होंगे, करनाल होंगे, और इनके बीच में इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। समझ में आ गई बात ये। तो इसके बीच में जैसे मान लो ये एक इलेक्ट्रॉन मैंने लिया, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से सेल है वो इसको अपनी तरफ खींचेगा। तो सेल या फिर बैटरी जब इसको अपनी तरफ खींचेगी तो ये अपने पास आगे की तरफ बढ़ेगा, तो इसकी कुछ स्पीड होगी अपने पास। तो इसकी मान लो कुछ स्पीड होगी और ये आगे चल रहा था, और चलते चलते मान लो इस करनाल से टकरा गया, ठीक है। फिर इसकी क्या होगी, स्पीड कम हो गई, तो फिर मान लो आगे की तरफ बढ़ा तो इस करनाल से टकरा गया, फिर स्पीड कम होगी और वापस अपनी स्पीड बढ़ाएगा, इतने में इससे टकरा जाएगा, फिर स्पीड कम होगी, फिर इससे टकराएगा, फिर कम होगी, और बाद में ये आगे की तरफ बढ़ेगा। समझ में आ गई। यानी कि करंट फ्लो, ये अपने पास इलेक्ट्रॉन की फ्लो की डायरेक्शन ये है, तो इलेक्ट्रॉन तो फ्लो इस डायरेक्शन में हो रहा है और करंट इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करती है। समझ में आ गई बात ये। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो करंट यहाँ पे इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड कम हो रही है। इलेक्ट्रॉन की स्पीड कम होगी तो करंट की वैल्यू भी क्या होगी, कम होगी। तो ये चीज़ हो गई। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस आता है वो किसकी वजह से आता है, यानी जो ऑब्स्टेकल होते हैं ना,
ठीक है, जो मैंने कहा कि भाई ऑब्स्टेकल हो गया कि भाई करंट फ्लो कर रही थी, बीच में कुछ ऐसा आ गया कि करंट की वैल्यू कम हो गई, उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे अपने पास रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस अपने पास, रेजिस्टेंस आने का काम मतलब ये ऑब्स्टेकल जो आया है, ये ऑब्स्टेकल किस वजह से आया है, तो ये आया है अपने पास है कोलिजन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड कर्नल। तो कर्नल और अपने पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की वजह से जो कोलिजन हुई है इनके बीच में, इलेक्ट्रॉन और कर्नल के बीच में जो कोलिजन हुए हैं, कोलिजन का मतलब हो गया भिड़ना, ठीक है। तो ये जो भिड़ना हो गया ना किसके बीच में, इलेक्ट्रॉन और कर्नल के बीच में, इसकी वजह से क्या होता है, रेजिस्टेंस आता है। समझ में आ गई बात ये, इसकी वजह से क्या आता है, रेजिस्टेंस आता है। अब अगर मैं बात करूं तो वो कौन से फैक्टर है जिसपे अपने पास क्या होता है, ये डिपेंड करता है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस को वो कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, तो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करने वाले फैक्टर हो गया सबसे पहला, जिसको अपन क्या बोल देंगे यहाँ पे, लेंथ ऑफ वायर, यानी वायर की लेंथ पे क्या होता है अपने पास, रेजिस्टेंस की वैल्यू डिपेंड करती है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी क्रॉस सेक्शनल जो एरिया होता है उसके ऊपर भी क्या होता है अपने पास, रेजिस्टेंस की वैल्यू डिपेंड करती है। तीसरा अपने पास होता है यहाँ पे नेचर ऑफ मटेरियल, मटेरियल किस चीज़ का बना है इस पे भी डिपेंड करता है। और चौथा अपने पास यहाँ पे हो जाएगा क्या, टेम्परेचर। ठीक है, मेन आपके सिलेबस में दो ही है, लेंथ ऑफ वायर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल, फिर भी टेम्परेचर आपको लगे हाथ पढ़ा देंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले देखो अपने पास क्या है, लेंथ ऑफ वायर। अब लेंथ ऑफ वायर पे रेजिस्टेंस कैसे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस समझ में आ गया ना, ऑब्स्टेकल, बीच में कुछ भी बाधा आ गई और इलेक्ट्रॉन जो फ्लो कर रहे थे उनकी स्पीड कम हुई, जिससे अपने पास करंट की वैल्यू भी क्या हो गई, कम पड़ गई। ठीक है, अब देखो लेंथ ऑफ वायर है, ठीक है, मान लो कि एक मैंने क्या है कि मान लो ये ऐसा वायर ले लिया मैंने, ऐसा एक वायर ले लिया और इस वायर को मान लो मैंने स्ट्रेच करके खींच के और मान लो इतना लंबा कर दिया। मान लो पहले इसकी लेंथ क्या थी, L थी, और अब मान लो इसकी लेंथ कितनी हो गई, 12 हो गई। मान लो डबल मैंने इसको क्या कर दिया, लेंथ बढ़ा दी। अब पहले लेंथ ये थी, अब लेंथ क्या है अपने पास है, लंबी कर दी। तो लेंथ बताओ इसमें से इलेक्ट्रॉन किस में से जल्दी बाहर आ पाएगा, मेरे हिसाब से इसमें, क्योंकि इसमें अपने पास लेंथ क्या है, कम है। तो लेंथ कम होगी तो इलेक्ट्रॉन अपने पास क्या हो जाएंगे, जैसे कि मान लो अपने पास 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन मान लो क्या यहाँ से बाहर जा रहे हैं। ठीक है, तो इस क्रॉस सेक्शनल एरिया में से 5 इलेक्ट्रॉन मान लो 1 सेकंड में जा रहे हैं, तो इसमें कुछ करंट की वैल्यू होगी। और अब यहाँ पे देखो अपने पास मान लो यहाँ पे क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन बाहर जा पा रहे हैं। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन बाहर जा पा रहे हैं ना, तो यहाँ पे अपने पास साफ साफ यहाँ पे नजर आ रहा है कि यहाँ पे करंट की वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है, करंट की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी और यहाँ पे करंट की वैल्यू ज़्यादा है। समझ में आ गई, क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, यहाँ कम इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो अपने पास करंट की वैल्यू कम हो गई। इसका मतलब जितनी ज़्यादा लेंथ होगी वायर की, जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उसका रेजिस्टेंस अपने पास उतना ही ज़्यादा होगा। समझ में आ गई भाई, यहाँ पे देखो करंट कम हो गई ना, करंट डिक्रीज हो गई, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस बढ़ गया। ठीक है, यानी ज़्यादा क्या आ रहा है, ऑब्स्टेकल आ रहा है करंट फ्लो होने में, तो ये चीज़ हो गई। तो यहाँ पे क्या होता है, जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, लेंथ ऑफ वायर पे। समझ में आ गई, तो लेंथ ऑफ वायर एंड रेजिस्टेंस दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेंथ बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। ठीक है, अब आ जाओ सेकंड पे, जो कि है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो एरिया ऑफ अगर क्रॉस सेक्शन की मैं यहाँ पे बात करूँ तो क्या होगा, ठीक है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की अगर यहाँ पे अपन मैं बात करूँ तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का क्या खेल है, जैसे कि मान लो मेरे पास एक ये वायर है, ठीक है, और इसका ये अपने पास क्रॉस सेक्शन एरिया है, मान लो A। अब इसमें मैंने क्या कर दिया, इसको मान लो ऐसे दबा के और इसका मान लो मैंने क्या कर दिया, एरिया बढ़ा दिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ा दिया मैंने। समझ में आ गई बात है, तो यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया मैंने यहाँ पे इसको बढ़ा दिया, मान लो मैंने 2 टाइम कर दिया एरिया को। ठीक है, पहले एरिया कुछ था, बाद में कुछ है। अब इसमें से क्या होंगे अपने पास, मान लो 1 2 3 इलेक्ट्रॉन इसमें से पास हो पा रहे हैं, और यहाँ पे मान लो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन पास हो पा रहे हैं। समझ में आ गई, 1 सेकेंड के अंदर। तो ये चीज़ है अपने पास। तो यहाँ पे करंट की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 3। यहाँ करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6। समझ में आ गई बात, ये 1 सेकंड की अगर बात करें तो 3 यहाँ पे एम्पियर की करंट होगी, यहाँ 6 एम्पियर की करंट होगी। ठीक है,
तो आपने क्या देखा कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाया तो अपने पास यहाँ पे देखो करंट की वैल्यू बढ़ गई, पहले 3 थी अब 6 हो गई, यानी कि एरिया बढ़ाने पे क्या हुआ, करंट की वैल्यू बढ़ गई। करंट की वैल्यू बढ़ी है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस तो तब बढ़ता जब करंट कम हो जाती। ठीक है, इसका मतलब जो यहाँ पे रेजिस्टेंस है वो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली में बस फर्क इतना होता है, देखो डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल दोनों का क्या होता है, सिंबल सेम होता है। डायरेक्टली में क्या होता है, जस्ट ऐसे लिखते हैं इसके आगे ही, और इनवर्सली में क्या होता है, 1 अपॉन करके लिखते हैं। इनवर्सली का मतलब होता है कि एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा। एरिया अगर क्या होगा, कम होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस यहाँ पे बढ़ जाएगा। समझ में आ गई बात ये? तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। इस इक्वेशन को फर्स्ट और इसको अगर सेकेंड इक्वेशन का नाम दूँ तो दोनों इक्वेशन को साथ में मिला दो, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों को साथ में लिखूँ तो आर अपने पास क्या हो जाएगा, एल अपॉन ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब अगर मैं ये बीच वाला सिंबल हटाऊं जैसे कि ओम्स लॉ में किया था, तो इधर एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, वो कांस्टेंट मैंने लगा दिया रो, एल अपॉन ए। तो यहाँ पे आर का फॉर्मूला हो गया रो ले बाई ए, ऐसे याद रखो। ठीक है, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो एल अपॉन ए, जहाँ पे आर अपने पास क्या है, आर होता है रेजिस्टेंस, ठीक है, एल हो जाएगा लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर, और ए अपने पास हो जाएगा क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, और रो को बोलते हैं अपने पास रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। समझ में आ गई बात ये? तो रो होती है अपने पास, रो को बोला जाता है रेजिस्टिविटी। अब इस पे एक बार इस पे बात कर लेते हैं। रेजिस्टिविटी का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस की कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है ना, तो उसको अपन क्या बोल देते हैं, रेजिस्टिविटी बोलते हैं। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं रेजिस्टेंस के बीच में और रेजिस्टिविटी के बीच में। रेजिस्टेंस तो हो गया ऑब्स्टेकल, ठीक है, कोई भी ऐसी बाधा जिससे करंट की वैल्यू कम हो जाए वो तो होता है रेजिस्टेंस। पर रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होती है, यानी कि आप ये बोल सकते हो, देखो आप ऐसे बोल सकते हो कि करंट को रोकने वाली कोई भी चीज, ठीक है, उसको आप क्या बोल दोगे, यहाँ पे रेजिस्टेंस बोलोगे। ठीक है, करंट को रोकने वाली कोई भी चीज होगी उसको आप क्या बोल दो, रेजिस्टेंस बोल दो। और करंट को इतना तो चलता ही है, हिंदी और इंग्लिश, ठीक है, करंट को रोकने की जो क्षमता होती है, ठीक है, रोकने की जो क्षमता होती है, जो एबिलिटी होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। बस फर्क इतना ही है भाई, ये तो हो गया क्या अपने पास, रेजिस्टेंस तो हो गया अपने पास रोकने की क्षमता, सॉरी अपने पास से रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ऑब्स्टेकल हो जाएगा, वो बाधा जिससे क्या हो रही है, करंट कम हो रही है। और इसी रेजिस्टेंस की वैल्यू या फिर करंट को रोकने की जो क्षमता होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। समझ में आ गई बात ये? अब अगर मैं यहां से देखूं तो क्या हो जाएगा, R इक्वल टू रो एल अपॉन ए है, तो रो की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर ए अपॉन एल। ठीक है, और अगर रेजिस्टिविटी की मेरे को यूनिट देखनी है तो क्या हो जाएगी, रेजिस्टेंस का अपने पास क्या होता है, यूनिट ओम होती है। ठीक है, एरिया की मीटर स्क्वायर होती है, और अपॉन में लेंथ भी मीटर में होगी, 1 मीटर से 1 मीटर चला जाएगा तो क्या बचा, ओम मीटर। समझ में आ गया ना, क्या बचा, ओम मीटर। ये अपने पास क्या हो गई, यहाँ पे इसकी यूनिट हो गई रेजिस्टिविटी की। देखो रेजिस्टिविटी एक कांस्टेंट है, रेजिस्टिविटी एक कांस्टेंट है, तो रेजिस्टिविटी अगर अपने पास एक कांस्टेंट है तो यहाँ पे अपने पास आपको ध्यान में रखना है, रेजिस्टिविटी कांस्टेंट है तो ये किसी पे वैल्यू पे डिपेंड नहीं करती, बस एक चीज पे डिपेंड करेगी, जो कि क्या है, नेचर ऑफ मटेरियल। जो मटेरियल किस चीज से बना है उस पे डिपेंड करती है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी लेंथ पे या एरिया पे डिपेंड नहीं करती है। लेंथ और एरिया पे, टेम्परेचर पे, ये तो कौन डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। पर रेजिस्टिविटी क्या होती है, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। मटेरियल अलग अलग, मतलब अगर सबस्टेंस से बना हुआ है, जैसे एल्यूमिनियम का, कॉपर का, आयरन का, 3 अगर मैंने वायर लिए, आयरन का, कॉपर का और एल्यूमिनियम का, 3 अगर मैंने वायर लिए तो तीनों वायर के रेजिस्टिविटी की वैल्यू अलग अलग होगी। तो नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। अगर कॉपर का मैंने 3 वायर लिए
ठीक है। एक थोड़ा मान लो क्या है कि लेंथ ज़्यादा है, एक की लेंथ कम है, एक मोटा है, तो तीन मान लो कॉपर के वायर लिए ना, तो तीनों का क्या होगा, रजिस्टिविटी तो सेम होगा पर रेजिस्टेंस अलग अलग होगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये चीज़ अपने पास हो गई। तो ये हो गया रजिस्टिविटी का कंसेप्ट हो गया और रेजिस्टेंस का कंसेप्ट हो गया। एक थोड़ा टेम्परेचर वाला मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ क्वेश्चन में। ठीक है, टेम्परेचर वाला क्या खेल है, देखो अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाता है ना, अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो जो कंडक्टर्स होते हैं ना मेटल, ठीक है, जो कंडक्टर्स होते हैं कॉपर वगैरह के, तो उनमें क्या होता है अपने पास रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों की वैल्यू यहाँ पे क्या होती है अपने पास ज़्यादा होती है, यानी बढ़ती है, ध्यान रखोगे ये। दूसरा अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो कंडक्टर हो गया, और अगर मैं बात करूँ सेमीकंडक्टर की, सेमीकंडक्टर होते हैं जर्मेनियम हो गया, ठीक है, इंडियम हो गया, ये चीज़ है। तो ये अपने पास क्या होते हैं, सिलिकॉन, ये सेमीकंडक्टर होते हैं। ठीक है, तो ये सेमीकंडक्टर जो होते हैं ना, इनमें क्या होता है अपने पास अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों की वैल्यू क्या होती है, घटती है। ये आप ध्यान में रखोगे, समझ में आ गई बात ये। तो ये चीज़ है, तो ये मैंने आपको बता दिया किसका कंसेप्ट है, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी का कंसेप्ट बता दिया। अब अपन चलते हैं सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की तरफ। तो पहले आप ये नोट कीजिए, उसके बाद अपन आगे चलते हैं, तो कर लीजिए। तो अब अपने आगे चलते हैं और पढ़ते हैं सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में। ठीक है, तो रजिस्टर का अपने पास क्या लगाना होता है, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन लगाते हैं। तो पहले पढ़ते हैं अपने पास सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, यानी आपको अब क्या करना है, रजिस्टर्स का क्या करना है, यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन लगाना है। ठीक है, जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे 3 रजिस्टर ले लिए और तीनों रजिस्टर का अपन ने क्या कर लिया, यहाँ पे एक सीरीज कॉम्बिनेशन लगा लिया। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन मैंने यहाँ पे लगा लिया, और यहाँ पे मान लो वोल्टेज V है और यहाँ से करंट फ्लो कर रही है I। इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस है R1, इसका R2 और इसका R3। समझ में आ गई बात ये। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, करंट की वैल्यू होती है सेम। ठीक है, करंट की वैल्यू क्या होती है, सेम, बट पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे डिफरेंट होती है। समझ में आ गई बात ये। तो मैंने यहाँ पे क्या बोला है आपको कि करंट की वैल्यू तो क्या होती है सीरीज कॉम्बिनेशन में सेम होगी, यानी इसमें जितनी करंट जाएगी उतनी इसमें, उतनी ही इसमें, पर वोल्टेज क्या होगा यहाँ पे तीनों में अलग अलग रहेगा। तो इसका वोल्टेज मान लो V1, इसका V2, इसका V3, बाकी करंट तो क्या होगा तीनों में सेम जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो 3 रजिस्टर में अलग अलग कैलकुलेशन करने के बजाय अपने क्या काम करते हैं कि तीनों को मिला देते हैं। ठीक है, तो मिला जुला जो अपने पास कंसेप्ट होगा उसका यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे आपको पता है कि V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। ठीक है, अब वोल्टेज तो तीनों में अलग अलग है, तो मैंने कह दिया V टोटल, कि टोटल वोल्टेज, करंट तो सेम रहेगी, और रेजिस्टेंस को मैंने कह दिया कि तीनों को मिला दो, तो तीनों का मिला जुला कोई रेजिस्टेंस लेना है तो वो मैंने बोल दिया R इक्विवेलेंट। क्या बोल दिया, R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट का मतलब क्या, तीनों का मिला जुला कोई कंसेप्ट है, तो तीनों को मिला के कोई रेजिस्टेंस आएगा उसको मैंने बोल दिया REQ। ठीक है, अब वोल्टेज क्या है, वोल्टेज टोटल वोल्टेज कब आएगा, जब V1, V2 और V3 को जोड़ दोगे तभी आएगा। समझ में आ गई बात ये। अब देखो अगर मैं पर्टिकुलर इसकी बात करूं, ठीक है, तो V1 की वैल्यू क्या होगी, I की वैल्यू तो सेम होगी, और यहाँ पे रेजिस्टेंस है R1। ऐसे ही क्या हो जाएगा, V2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, I इंटू R2। ऐसे V3 की क्या वैल्यू हो जाएगी, I इंटू R3। इन तीनों की वैल्यू आप इसमें पुट कर दो, तो V टोटल क्या हो जाएगा अपने पास, I R1 प्लस I R2 प्लस I R3, और V टोटल की वैल्यू क्या आई थी, I इंटू REQ, तो I इंटू R इक्विवेलेंट। तो I इंटू R इक्विवेलेंट, इन तीनों में से I कॉमन आ रहा है तो I को ले लो बाहर, R1 प्लस R2 प्लस R3, तो I से I कैंसिल, तो REQ क्या हो गया अपने पास, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो अपने पास सिंपली क्या होता है, जब भी सीरीज में कोई रजिस्टर लगे हुए हैं तो उनका टोटल अपने पास रेजिस्टेंस क्या होता है, पर्टिकुलर को जोड़ दो। जैसे कि अगर अपने पास क्या हो कि मान लो मैंने 3 रजिस्टर लिए और तीनों का मान लो क्या है 1 ओम, ये 2 ओम और ये 3 ओम,
ये मान लो इसके रजिस्टर है, तो यहाँ का तीनों का मिला के जो रेजिस्टेंस आएगा वो क्या होगा, सिंपली जोड़ दो, 3 और 2 5 और 1 6, 6 ओम आएगा। अब आपको भी दिख रहा होगा ये 6 ओम क्या है, 1 ओम से भी बड़ा है, 2 ओम से भी बड़ा और 3 ओम से भी बड़ा। इसका मतलब जो आर इक्विवेलेंट होगा वो R1 से भी बड़ा होगा, R2 से भी और R3 से भी। ठीक है, तो जो आर इक्विवेलेंट आता है ना वो अपने पास क्या होता है, तीनों से क्या आएगा, बड़ा आएगा। तो ध्यान रखना, तो मैक्सिमम जो रेजिस्टेंस मिलता है आपको, ठीक है, मैक्सिमम जो आपको रेजिस्टेंस मिलता है वो कहाँ पर मिलेगा, वो सीरीज कॉम्बिनेशन में मिलेगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये सीरीज कॉम्बिनेशन जनरली क्या होते हैं, जो ट्रेन के डब्बे होते हैं ना, ठीक है, रेलगाड़ियों में वहाँ पे यूज़ होते हैं। या फिर आप देख सकते हो कि जो दीपावली पे आप जो लाइटिंग करते हो, ठीक है, दीपावली पे जो आप लट्टू की जो लड़ियाँ लगाते हो, ठीक है, तो उसमें भी क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, सारे के सारे बल्ब एक ही तार से जुड़े रहते हैं। ठीक है भाई, एक तार से जुड़ा जाता है, फिर दूसरे तार में क्या होता है, सेम ऐसा ही होता है, और सब तारों को क्या होता है, साथ में जोड़ देते हैं, तो लोड ये क्या होता है, अपने पास है लट्टू की लड़ियाँ बन जाती है, जो कि दीपावली पे आप लगाते हो। तो वैसा ही कुछ यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन होता है ये। और सीरीज कॉम्बिनेशन में हर एक में करंट क्या होता है, बराबर जाता है, ये ध्यान में रखना। पर वोल्टेज क्या होता है, डिफरेंट होता है। एक अगर मैं यहाँ पे बात बताऊं, अगर अपने पास सेम ही रजिस्टर अगर मैं कनेक्ट कर दूं, मान लो मैंने 3 रजिस्टर हैं और तीनों रजिस्टर का मान लो मेरे पास क्या है, यहाँ पे 2 ओम, ठीक है, रजिस्टर है, तीनों का क्या है अपने पास रेजिस्टेंस कितना है, 2 2 ओम है। तो यहाँ से आर इक्विवेलेंट कितना आएगा, सिंपली जोड़ोगे 2 2 2 और 2 कितने हो गए, 4 और 2 6, तो 6 ओम आएगा। तो सिंपली इसका एक फॉर्मूला भी है REQ, सीरीज के लिए अगर आपको निकालना होता है, जिसमें अगर रेजिस्टेंस अपने पास क्या होता है, सेम होता है और n रजिस्टर लगे हुए हैं, तो आप इसका फॉर्मूला लिख सकते हो n इंटू आर। ये सीरीज के केस में होता है। n का मतलब कितने रजिस्टर, 1 2 3, 3 रजिस्टर, हर एक का कितना रेजिस्टेंस होगा, 1, ये 2 हो गया, तो कितने हो जाएंगे, 3 इंटू 2 कितना हो गया, 6 हो गया। पर लगाओगे कब ये फॉर्मूला, जब अपने पास n रजिस्टर और उनका रेजिस्टेंस सेम हो तभी लगाना। कल को डिफरेंट हो गया, 2 ओम 1 ओम 3 ओम और ये फॉर्मूला लगा दो, गलत हो जाएगा। ठीक है, तब आप डायरेक्ट जोड़ देना इसको। तो ये चीज़ है। अब एक अगर मैं यहाँ पे आपको बात और बताऊँ इंटरेस्टिंग, तो ये होती है कि अगर आपने किसी एक में, मान लो ये क्या है कि मान लो मैंने 3 बल्ब लगा दिए, ठीक है, सीरीज में क्या कर दिए, 3 बल्ब लगा दिए, और इनमें से एक भी बल्ब अगर आपने यहाँ से निकाल दिया या फ्यूज़ हो गया, तो बाकी सारे बल्ब भी क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। कारण क्या होता है, कारण ये होता है अपने पास कि तीनों में क्या हो रही है, करंट सेम ही जा रही है। अगर बीच में से आपने काट दिया तो करंट कट जाएगी, जिससे बाकी सारी क्या हो जाएगी, अपने पास है सर्किट पूरा नहीं होगा। सर्किट पूरा नहीं होगा तो सारे क्या हो जाएंगे, बल्ब बंद हो जाएंगे। ऐसे ही आपने देखा होगा कि दीपावली पे जो लाइटिंग करते हैं, तो उन लाइट्स में क्या होता है, अगर एक भी बल्ब फ्यूज हो गया या खराब हो गया, तो कुछ बल्ब या तो क्या होते हैं, बंद हो जाते हैं, या तो फिर पूरी लड़ी क्या होती है, खराब हो जाती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो सीरीज में अगर क्या होता है, एक भी बल्ब निकाल दिया जाए तो क्या होगा, तो अपने पास क्या होगा, यहाँ पे बाकी सर्किट भी क्या हो जाएगा, पूरा ऑफ हो जाएगा। समझ में आ गई बात ये। अब मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पे क्या, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्या कहना है वो देखते हैं। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, रजिस्टर्स को अपन पैरेलल लगाते हैं ऐसे। ठीक है, रजिस्टर को आप क्या करोगे, यहाँ पे एक दूसरे के पैरेलल लगाओगे। तो ये मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इन तीनों को पैरेलल में लगा दिया। और पैरेलल में लगाने के बाद यहाँ पे आप क्या करोगे भाई, प्लस माइनस ये वोल्टेज हो गया इसमें, और इनके रजिस्टर R1 R2 और R3 है। ठीक है, तो पैरेलल में पहली बात तो ये कि यहाँ पे अपने पास क्या होता है, करंट की वैल्यू क्या होती है, डिफरेंट होती है, जबकि पोटेंशियल क्या होता है, हर एक में सेम जाता है। जस्ट इसका उल्टा है, यहाँ करंट सेम, यहाँ करंट डिफरेंट, यहाँ वोल्टेज डिफरेंट, वहाँ वोल्टेज सेम। कैसे, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसमें V वोल्टेज भेजा, यहाँ से 0 भेजा, तो इस पॉइंट तक क्या होगा, अपने पास वोल्टेज सेम रहेगा, इस पॉइंट से भी क्या होगा, 0 वोल्टेज रहेगा। तो ये R1 देखो किस पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में, 0 V और 0 के बीच में, ये भी V और 0 के बीच में, और ये भी V और 0 के बीच में। इसका मतलब क्या होगा, वोल्टेज तो सेम है पर करंट डिफरेंट होती है। करंट जैसे ही आती है ना, तो इनमें अलग अलग चली जाती है, I1 I2 और I3। यानी कि अपने पास जो टोटल करंट होगी वो इन तीनों को जोड़ के आएगी, I1 प्लस I2 प्लस I3। समझ में आ गई बात ये। तो ये आपको क्या है कि ये जोड़ के आएगा। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो I टोटल देखो, V इक्वल टू क्या होता है अपने पास,
V इक्वल टू आई आर होता है, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा V अपॉन आर, और I टोटल क्या हो जाएगा, V तो कांस्टेंट रहेगा, और रेजिस्टेंस अपन मान लेंगे कि इनका तीनों का कुछ मिला जुला कंसेप्ट है, जिसको मैंने बोल दिया आर ई क्यू, यानी तीनों को मिला के कुछ रेजिस्टेंस आएगा, उसको अपन ने बोल दिया आर ई क्यू, और आर ई क्यू की वैल्यू अब आपको डिटरमाइन करनी है। अगर मैं करंट की हर एक में अलग अलग पर्टिकुलर वैल्यू देखूँ तो आई वन इक्वल टू क्या आएगा V अपॉन आर वन, ऐसे ही आई टू इक्वल टू V अपॉन आर टू, ऐसे ही आई थ्री इक्वल टू V अपॉन आर थ्री। समझ में आ गई बात ये? तो ये चीज़ हो गई। अब आई वन, आई टू, आई थ्री और आई टोटल की वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा अपने पास V अपॉन आर ई क्यू इक्वल टू V अपॉन आर वन प्लस V अपॉन आर टू प्लस V अपॉन आर थ्री। अब यहाँ से आपको दिख रहा होगा V कॉमन आ रहा है, तो V को ले लो बाहर, तो 1 अपॉन आर वन प्लस 1 अपॉन आर टू प्लस 1 अपॉन आर थ्री। V से V कैंसिल, तो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन आर वन प्लस 1 अपॉन आर टू प्लस 1 अपॉन आर थ्री। ये आ गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, जैसे कि अगर मान लो मैंने यहाँ पे क्या किया, तीन सर्किट को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मान लो एक दूसरे के पैरेलल लगा दिया। ठीक है, और मान लो ये 1 ओम का है, ये 2 ओम का, ये 3 ओम का। तो यहाँ से आप क्या करोगे, अगर इक्विवेलेंट निकालना है तो इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे बताओ? इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे? 1 अपॉन आर ई क्यू इक्वल टू, यहाँ से निकाल लो 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3। तो यहाँ से देखो एलसीएम की तरह 6, ये 6 हो जाएगा, ये 3 और ये 2। तो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट कितना आएगा, 6 3 9, 9 और 2 11, यानी 11/6 आएगा। तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 6 अपॉन 11। भाई रेसिप्रोकल करोगे ना, ये तो 1 अपॉन आर ई क्यू की वैल्यू है, आपको तो आर ई क्यू की वैल्यू चाहिए, तो रेसिप्रोकल कर लो। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा 6 अपॉन 11 आ रहा है, तो लगभग ये कितना हो जाएगा 0 पॉइंट, ऊपर अगर मैं 0 लगाऊंगा तो 5 आएगा ना यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो 0 पॉइंट लगभग क्या आएगा, 54 आएगा, यानी जो भी आर इक्विवेलेंट होगा ना, ठीक है, वो एक, देखो 0.54 है, वो 1 से भी छोटा है, 2 से भी और 3 से भी। इसका मतलब जो भी आर इक्विवेलेंट आएगा ना, वो अपने पास क्या होगा, R1 से भी छोटा होगा, R2 से भी छोटा होगा और R3 से भी आर इक्विवेलेंट छोटा होगा, जबकि यहाँ पे बड़े थे। ध्यान रखना, ये एक दूसरे के ऑपोजिट है। और अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, तो अगर मैंने 3 रजिस्टर मान लो लगाए, जिनका रेजिस्टेंस क्या है, सेम है, मान लो 1 लग गया, तो 1 लिया, तो यहाँ पे 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट 1 अपॉन 1, 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास क्या हो जाएगा, अपने पास 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट यहाँ से कितना आएगा, अपने पास 3 अपॉन 1 आएगा। तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। समझ में आ गई? तो यहाँ पे अगर n रजिस्टर जिनका रेजिस्टेंस सेम ही हो, उनका आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आप लिख सकते हो R अपॉन n। समझ में आ गई ना, क्या लिख सकते हो, R अपॉन n। R हो जाएगा हर एक रजिस्टर का रेजिस्टेंस, जो कि क्या है 1 है, और n हो जाएगा कितने रजिस्टर, तो 3, तो 1/3। ठीक है, पर लगाना कब, जब रजिस्टेंस सेम हो, कल को डिफरेंट हो तो नंबर लगाना ये फॉर्मूला। दूसरी बात ये भी होती है कि अगर यहाँ पे मान लो 3 बल्ब लगाए होते और तीनों बल्ब में से मान लो आपको 1 बल्ब निकाल लिया जाता, तो 1 बल्ब अगर यहाँ से निकालोगे ना, तो बाकी है वो चालू रहेंगे। ठीक है, क्योंकि आपने देखो ये वाला निकाला, इनमें तो करंट फ्लो कर ही रही है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इन दो को अगर मान लो किसी एक को निकाल दिया ना, तो बाकी के क्या होंगे, रजिस्टर है वो ऑन रहेंगे, यानी बल्ब है वो चलते रहेंगे। ये अपने पास होता है, अपने घरों में यूज होता है। समझ में आ गई ना, ये अपने क्या होता है, घरों में यूज होता है, और घरों में अपने इस कॉम्बिनेशन को यूज में लेते हैं। होता है ना कि कोई भी बल्ब फ्यूज हो गया तो बाकी सारे बल्ब या फिर घर की लाइट थोड़ी जाती है, तो वो पर्टिकुलर पॉइंट होता है ना, वहां से करंट जानी बंद हो जाती है, बस और कुछ नहीं होता। समझ में आ गई बात? ये तो ये हो गया आपके पास सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्वेश्चन एकदम आपके आसान होते हैं, आराम से आप इनको हैंडल कर लोगे। ठीक है, तो पहले आप ये नोट करो, उसके बाद अपने आगे चलते हैं, कर लीजिए। तो अब अपने आगे चलते हैं और पढ़ते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो देखो क्या होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और इसका क्या फॉर्मूला है और क्या एग्जांपल है। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, तो इसके बारे में अपन जानते हैं। तो सबसे पहले देखो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। ठीक है, देखो अगर मेरे पास यहाँ पे कोई भी एक वायर है, ठीक है, और उस वायर में से क्या होगा, अपने पास क्या होगी, इलेक्ट्रिक करंट मान लो फ्लो कर रही है। क्या कर रही है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट
फ्लो कर रही है। और इलेक्ट्रिक करंट हमेशा कहाँ से कहाँ फ्लो करती है, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ। ठीक है, तो हमेशा करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करेगी, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ यहाँ पे करंट फ्लो करती है। तो कुछ समय बाद आप यहाँ पे देखते हो कि वायर क्या हो जाता है, कुछ कंडीशन के अंदर गर्म हो जाता है। ठीक है, तो वायर बिकम्स हॉट। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ की जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, यहाँ की जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो कुछ एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, हीटिंग एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो इससे अपने पास हीट जनरेट हो रही है और इसी इफेक्ट को बोलते हैं अपने पास क्या, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि हमेशा करंट है वो हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ जाती है कुछ कंडीशन के अंदर। बाद में कुछ समय बाद जब करंट फ्लो करनी शुरू होती है तो वायर क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है और इस वजह से अपने पास क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट हीटिंग एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होती है। और ये जो हीट आपको प्रोड्यूस हो रही है इस इफेक्ट को आप क्या बोलते हो, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलते हो। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे इसका फॉर्मूला बनाना चाहूँ तो V इक्वल टू आपके पास क्या होता है, W/Q होता है। ठीक है, यहाँ से जो हीट निकली है इसको जूल्स हीट भी बोलते हैं, ध्यान रखना। क्या बोलते हैं, जूल्स हीट भी बोलते हैं। तो आपको पता है कि V इक्वल टू W/Q होता है, आपको पढ़ाया था अभी। तो W क्या हो जाएगा, V इंटू Q हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो वर्क डन होगा ना वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, हीटिंग एनर्जी में। ठीक है, तो दिस वर्क डन इज कन्वर्टेड इनटू, किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, कन्वर्टेड इनटू हीटिंग एनर्जी। ये हीटिंग एनर्जी में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आ गई बात, ये हीटिंग एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसमें अपन क्या लिख लेंगे, W की जगह लिख लेंगे H। W की जगह क्या लिख लेंगे, H यानी हीटिंग। तो H इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इंटू Q हो जाएगा। अब अपन ने पढ़ा था कि I इक्वल टू क्या होता है, Q/T होता है। तो Q क्या हो जाएगा, I इंटू T हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसमें रख दो। तो H इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इंटू IT हो जाएगा। ठीक है, और ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आपको पता है V इक्वल टू IR होता है, तो V की जगह IR रख दो। तो H इक्वल टू क्या हो जाएगा, IR इंटू IT। अब I इंटू I क्या हो जाएगा, I² और RT। तो ये इसका फॉर्मूला बन गया अपने पास हीटिंग का। हीटिंग का क्या फॉर्मूला बन गया अपने पास है, I² RT। तो यहाँ से आपको पता लग रहा होगा कि जो हीट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी करंट के स्क्वायर के। यानी कि जितनी ज़्यादा करंट है वायर के अंदर से फ्लो करेगी उतनी ज़्यादा हीट बनेगी। ठीक है, और यहाँ पे हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टेंस के। यानी जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतनी ज़्यादा हीट बनेगी। ठीक है, यानी जितने ज़्यादा अपने पास रेजिस्टेंस आएगा उतनी ही ज़्यादा हीट बनेगी। और यहाँ पे हीट आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम के। यानी कि जितने टाइम तक करंट फ्लो करेगी उतनी देर तक हीट है वो क्या उतनी ही ज़्यादा हीट बनेगी। तो इस लॉ को बोलते हैं अपने पास क्या, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो इसको अपन जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बोलते हैं, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। और इसके अगर एग्जांपल की बात करूं तो ये यहाँ पे कहाँ पे दिखता है, जैसे हीटर हो गया, ठीक है, गीज़र हो गया, टोस्टर हो गया। तो इनमें आपको दिखता है हीटर, गीज़र, टोस्टर। ठीक है, इलेक्ट्रिकल आयरन हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ होगी। तो जो प्रेस होती है, हीटर, गीज़र और टोस्टर वगैरह, इनके अंदर क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का इस्तेमाल किया जाता है, यूज़ किया जाता है। समझ में आ गई बात आपको ये, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो ये हो गया अपने पास हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ तो आपका नेक्स्ट जो टॉपिक होता है वो आता है इलेक्ट्रिकल पावर। क्या आता है, इलेक्ट्रिकल पावर। भाई ये तो समझ में आ गया ना, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब अपन आते हैं इलेक्ट्रिक पावर की तरफ। देखो इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है, इलेक्ट्रिक पावर होती है अपने पास द रेट ऑफ वर्क डन, ठीक है, इज कॉल्ड पावर। तो पावर क्या होती है अपने पास, पावर होती है द रेट ऑफ वर्क डन, उसको अपन क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। यानी कि वर्क डन करने की क्या हो गई अपने पास, रेट हो गई। अब कहीं पर भी रेट आता है तो मैंने आते आते ही बता दिया था कि अपॉन में तो टाइम आएगा, और किसकी रेट की बात कर रहे हैं, वर्क डन की। तो पावर का फॉर्मूला हो गया W/T। अगर यूनिट की बात करनी है पावर की तो वर्क डन की होती है जूल और टाइम की होती है सेकेंड। तो जूल पर सेकेंड हो गया, और जूल पर सेकेंड को अपन क्या बोलते हैं, वोट बोलते हैं। समझ में आ गई ना, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, वोट होता है। देखो जो वोल्ट होता है ना, वोल्ट तो अपने पास इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की क्या होती है, यूनिट होती है।
और वोट होती है ना WATT, ठीक है। ये सैम वाट्स अपने पास जॉन वाट जो वाटसन थे ना, उनके सम्मान में ये यूनिट रखी गई थी। तो जो वाट हो गई वो अपने पास यहाँ पे क्या होती है, यूनिट होती है पावर की, ठीक है, ऐसा यूनिट है ये। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब अगर मैं बात करूँ तो अभी आपने देखो V = W/Q होता है, और तो W क्या हो जाएगा, V × Q हो जाएगा। समझ में आ गई ना भाई बात, ये W क्या हो जाएगा, V × Q। और अगर आप इसका वैल्यू ऊपर रखो तो क्या हो जाएगा, VQ/T हो जाएगा। अब अपन को पता है कि I = Q/T होता है, तो Q क्या हो जाएगा यहाँ पे, I × T हो जाएगा। तो यहाँ से इसकी वैल्यू अगर मैं ऊपर रखूँ तो V × I × T अपॉन क्या हो जाएगा, T। तो P = T से T कैंसिल, तो VI आ रहा है अपने पास। तो P की वैल्यू क्या हो गई, VI, पवित्र, ऐसे ध्यान में रखो, पवित्र, ठीक है। तो P की वैल्यू अपने पास क्या हो गई, एक फॉर्मूला बन गया अपने पास, P = VI। V हो गया वोल्टेज, I हो गया करंट। समझ में आ गई बात, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब अपन को पता है देखो V = IR है। अगर मैं I की देखो V की तो वैल्यू अपने पास IR ही रहेगी, और अगर I की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो वो हो जाएगी V/R। I की वैल्यू क्या हो जाएगी, V/R। तो ये दोनों अगर वैल्यू V और I की इस फॉर्मूले में रखें P = VI में, तो आपके पास पावर के दो फॉर्मूले बनते हैं। P = VI, V की वैल्यू रख दो तो क्या हो जाएगा, V की वैल्यू IR × I। तो P की यहाँ पे क्या हो रहा है, I², R यहाँ पे अपने पास इसका फॉर्मूला बैठ रहा है। और अगर मैं इसमें रखूँ P = VI, तो यहाँ पे V की जगह I की जगह रख दो आप क्या, V/R। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, V²/R। तो ये पावर का फॉर्मूला हो गया V²/R। एक पावर का फॉर्मूला I²R, एक P का फॉर्मूला VI, और एक P = W/T। ये चार फॉर्मूले आपके पावर के बड़े प्रचलित हैं। देखो यहाँ I है, करंट कहाँ कांस्टेंट होता है, सीरीज में या पैरेलल में, सीरीज में होता है ना, तो ये फॉर्मूला कब लगता है, सीरीज में। और यहाँ पे वोल्टेज है, और वोल्टेज कहाँ पर कांस्टेंट रहता है, पैरेलल में। तो ये पावर का फॉर्मूला पैरेलल में लगा सकते हो, और ये वाला आप कहाँ पे लगा सकते हो, सीरीज में लगा सकते हो। तो ये आपके पास हो गया इलेक्ट्रिकल पावर का कंसेप्ट हो गया। समझ में आ गई बात ये, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना था। तो इलेक्ट्रिक पावर और हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये दो टॉपिक भी अपने हो गए। अब एक लास्ट टॉपिक बचता है, जो कि अपने पास यहाँ पे क्या रहेगा कि अपने घरों पे जो बिल आते हैं, ठीक है, उसका कैलकुलेशन कैसे होता है, तो उसके बारे में भी पढ़ते हैं। तो पहले ये नोट कीजिए, उसके बाद अपने आगे चलते हैं। तो कर लीजिए इसको नोट आप। तो अब अपने आगे चलते हैं और पढ़ते हैं कि बिल का कैलकुलेशन कैसे होता है, ठीक है। तो अब अपन को यहाँ पे देखना है कि बिल का कैलकुलेशन कैसे होगा। तो इसके लिए क्या होता है, अपने पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ पे लगती है, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपने पास E = इसका बस डायरेक्ट फॉर्मूला ध्यान में रखो, PhD, ठीक है, अपॉन में 1000। बस आपके पास है बिल का कैलकुलेशन हो जाएगा। कैसे देखो, तो मैं अगर यहाँ पे बताऊँ तो E तो हो गई इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपने पास क्या होती है कि इलेक्ट्रिक करंट को मेंटेन करने के लिए जो एनर्जी या वर्क डन करना पड़ता है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलते हैं। P हो गया पावर, कोई भी इंस्ट्रूमेंट का पावर हो गया। H का मतलब है आवर्स यानी घंटे। D का मतलब हो गया डे यानी कितने दिनों का खर्चा निकालना है, वो इंस्ट्रूमेंट कितने घंटे तक चला, उस इंस्ट्रूमेंट का क्या पावर था, ठीक है। तो ऐसे अपने पास क्या होता है, बिल की कैलकुलेशन की जाती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी की अगर मैं यहाँ पे यूनिट की बात करूँ तो यहाँ पे होती है किलोवाट आवर होती है, ठीक है। इसकी क्या होती है अपने पास है यूनिट, क्या होती है, किलोवाट आवर होती है। तो किलोवाट आवर इसकी क्या हो गई अपने पास है यूनिट हो गई। और कमर्शियल की अगर बात करें, ठीक है, तो जो कमर्शियल इसकी यूनिट होती है वो यूनिट होती है, क्या होती है, यूनिट। घर पे बोलते हैं ना 15 यूनिट आए हैं, 20 यूनिट आए हैं, ठीक है, 250 यूनिट आए हैं, 1000 यूनिट आए हैं, तो वो यूनिट क्या होती है, कमर्शियल उसकी यूनिट होती है, यूनिट होती है, ध्यान रखना। तो ये चीज़ हो गई। अब अगर मैं बात करूं तो 1 किलोवाट आवर में कितने घंटे कितने जूल होते हैं, 1 किलोवाट आवर में जूल की संख्या कितनी होती है, अगर वो आपको फाइंड आउट करनी है तो कैसे करोगे। देखो 1 × किलो का मतलब होता है 10⁻³ भाई, 1000 अपने पास ग्राम होते हैं तब 1 किलो बनता है ना, यानी 1 किलो के अंदर 1000 ग्राम हो गए। तो क्या होता है 1 किलो का मतलब होता है 10⁻3। और वोट ये आवर को सेकंड में कन्वर्ट करो तो 60 मिनट हो गए, इंटू 60 और कर दो तो ये सेकंड हो गए अपने पास, ठीक है। तो ये हो गया 10⁻, कितनी हो जाएगी बताओ, 10⁻3 ये 1 1 0 ये उठा लो तो टोटल 5 हो गए।
इंटू 6 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। और वाट को, वाट अपने पास भी पड़ा था, पावर इक्वल टू W/T होता है, यानी जूल अपॉन सेकेंड। तो जूल अपॉन सेकेंड इंटू सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ पे मैं अगर पॉइंट लगाऊं 3.6 तो एक ऊपर पावर बढ़ जाएगी, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल तो जूल, यानी 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं 3.6 इंटू 10⁶ जूल होते हैं। समझ में आ गई बात ये? तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना चाहिए। समझ में आ गई? तो बिल का कैलकुलेशन कैसे करना है, जैसे मान लो मेरे पास ये कोई पंखा है, ठीक है, कोई एक फैन है और उस फैन की पावर मान लो मेरे पास क्या है 10 वोट है, ठीक है, उसकी क्या है 10 वोट पावर है। और एक दिन में मान लो वो क्या होता है 4 घंटे चलता है, ठीक है, एक दिन में कितने घंटे चलता है 4 घंटे चलता है। और आपको क्या करना है 30 दिन का खर्चा निकालना है और पर यूनिट का जो रुपया लगाना है आपको, ठीक है, पर यूनिट के जो रुपए लगाने हैं वो मान लो 2 रुपये लगाने हैं आपको। तो आपको पूछा है कितना खर्चा लगेगा, तो कितना लगेगा बताओ। यहाँ पे आप निकालोगे एनर्जी, निकालोगे किस लिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी फैन की निकालोगे, तो कैसे निकालोगे 10 इंटू अपने पास क्या हो जाएगा भाई P यानी पावर, H का मतलब कितने घंटे चल रहा है 4, और D का मतलब कितने दिन का निकालना है 30 दिन का, अपॉन में 1000 कर दो। तो अपॉन में 1000 करोगे, ये 0 से ये 0 और ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। यहाँ ऊपर कितना हो गया 3, सॉरी यहाँ ऊपर कितना हो गया अपने पास 2 हो गया, और यहाँ कितना हो गया 5। तो अपने पास फैन की इलेक्ट्रिकल एनर्जी आर कितनी आ रही है 6, अपॉन में कितना आ रहा है अपने पास 5 आ रहा है भाई, 3 इंटू 2 6 और अपॉन में 5 आ रहा है। यानी कि लगभग इसकी अगर मैं निकालूं तो 1 पॉइंट कितनी हो जाएगी 2 यूनिट आएगी। कितनी यूनिट आ रही है 1.2 यूनिट आ रही है। समझ में आ गई ना बातें, इसको आप डिवाइड कर दो ना, तो 1.2 यूनिट आ रही है। अब 1.2 यूनिट आ रही है अपने पास, तो कितना टोटल कॉस्ट कितना लगेगा, एक यूनिट का कितना लग रहा है 2, अपन को निकालनी है 1.2 के लिए, तो मल्टीप्लाई करा दो तो 4.2 यानी 2.4 रुपये लगेंगे। समझ में आ गई बात ये? तो ये चीज़ है, तो ऐसे खर्चे निकाले जाते हैं। देखो यहाँ ये यूनिट कैलकुलेशन का काम तो आपके घर के बाहर लगा मीटर करता है, ठीक है। और फिर क्या होते हैं उनमें से जो वर्कर होते हैं वो क्या करते हैं, ये आपके मीटर से रीडिंग लेते हैं यूनिट वाली, ठीक है, और बाद में उसको क्या होता है जो भी उनका दाम होता है उससे मल्टीप्लाई करा के और आपका बिल आता है। समझ में आ गई बात ये? तो ये एक चीज़ हो गई, यूनिट कैलकुलेशन का काम तो किसका हो गया, मीटर का हो गया, ठीक है। बाकी काम होता है वो वर्कर का होता है, और वहाँ पे जाके फिर कैलकुलेशन की जाती है। तो ये अपने पास हो गया यहाँ पे चैप्टर। और इसके अगर मैं सारे फॉर्मूले एक जगह इकट्ठे लिखूँ तो आप ये फॉर्मूले है वो आप कॉपी में उतार के पहले इनको याद करो, फिर आप है वो इनके न्यूमेरिकल लगा लेना, और आपको असाइनमेंट के अंदर बहुत ही शानदार क्वेश्चन मिलेंगे। Q इक्वल टू NE, I इक्वल टू Q अपॉन T, V इक्वल टू W अपॉन Q, VA माइनस VB इक्वल टू W अपॉन Q, V इक्वल टू IR, R इक्वल टू रो L अपॉन A, ठीक है। ये चीज़ हो गई। R इक्विवेलेंट सीरीज के लिए R1 प्लस R2 प्लस R3, पैरेलल के लिए 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ठीक है। हीटिंग का फॉर्मूला H इक्वल टू आई स्क्वायर RT हो गया, ठीक है। पावर के लिए अपने पास 4 फॉर्मूले थे, W अपॉन Q था, ठीक है। V इक्वल टू अपने पास P इक्वल टू V इंटू I था, एक अपने पास था आई स्क्वायर R, एक था V स्क्वायर अपॉन R, ठीक है। और एक आपको मैंने इलेक्ट्रिकल एनर्जी का बता दिया PhD अपॉन 1000। इन सब की यूनिट भी आप ध्यान में रखनी है। चार्ज की होती है कूलाम, करंट की होती है अपने पास क्या एम्पियर, वोल्टेज की क्या होती है वोल्टी होती है, वर्क डन की होती है जूल, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। रेजिस्टेंस की होती है ओम, और रेजिस्टिविटी की होती है ओम मीटर। समझ में आ गई बात ये? हीटिंग की, हीट की भी क्या होती है जूल ही होती है, ध्यान रखोगे। और पावर की क्या होती है वोट होती है, ठीक है। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी की अपने पास क्या होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की किलोवाट आवर होती है, या फिर इसको यूनिट लिखते हैं। तो ये आपके पास यहाँ पे ये कंप्लीट चैप्टर हो गया आपके इलेक्ट्रिकल करंट या फिर इलेक्ट्रिसिटी। तो ये चैप्टर अपन यहीं पे समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर जल्दी आएगा अगले लेसन का। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। जय राजस्थान।